ओके। तो कल का जो मैंने आप लोग को कुछ बताया था, ठीक है, कुछ आप लोगों को वीडियोस भी शेयर किए थे गूगल ड्राइव पे, नहीं अपना वन ड्राइव पे। वन ड्राइव था या गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव। हाँ। सो सो जो गूगल ड्राइव पे मैंने शेयर गूगल किया, ड्राइव, गूगल ड्राइव। ठीक है, तो गूगल ड्राइव पे मैंने शेयर किया था, तो आप लोगों ने उसको देखा कुछ एक बार? एटलीस्ट उसको एक बार आप देखो, यस। देख लेना, क्योंकि अगर नहीं देखोगे ना तो अभी आज का जो टॉपिक है शायद वो थोड़ा सा बाउंस जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा बाउंस नहीं जाने के लिए। ठीक है, तो मैंने कुछ एक रिकैप चालू करता हूँ थोड़ा सा। कल हम लोगों ने इंट्यून के बारे में पढ़ा था कि इंट्यून होता क्या है, इंट्यून क्या क्या करता है, ठीक है। इंटरप्राइज मोबिलिटी सिक्योरिटी क्या होती है, एमडीएम क्या होता है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, एमएएम क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून क्यों रिक्वायर्ड है, वाई इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से क्या क्या होता है, हम लोग कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है कि उससे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग चीजें जो कि आप लोग को थोड़ा सा शेयर करूंगा ये बाद में। इसके बाद इसका हाई लेवल आर्किटेक्ट है कि इंट्यून जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक एजोर अपना जो क्लाउड इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा वर्ल्ड है, और उसके अंदर जो है कि आपका एजोर एक्टिव डायरेक्टरी आता है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून आता है। फिर इसके बाद उसको ही लिंक करके एक आपका ऑफिस 365 बना दिया गया है, ठीक है, जो सैस एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तीन प्लेटफॉर्म अपने हैं, एक IaaS, PaaS और SaaS। सो फर्स्ट जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सेकंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, थर्ड जो है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऐसा है कि हम लोग क्लाउड के पास अभी जो अपने मार्केट में क्लाउड, एक माइक्रोसॉफ्ट एजर का क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, फिर इसके बाद अमेजोन का क्लाउड है, फिर इसके बाद अलीबाबा क्लाउड है। सो अलग अलग ये टाइप्स के जो है कि ये जो वेंडर्स है लोग अपने क्लाउड बना के रखे हैं, मतलब डेटा सेंटर लोगों ने बना के रखा है, और वहां से ये लोग अपना जो भी है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोगों ने खुद सेटअप किया है, बस खाली अपने को क्या करना है, पे करना है और यूज करना है। मतलब अपना हार्डवेयर कुछ भी यूज होने वाला नहीं है, सिर्फ पेमेंट करना है जो भी सर्विस अगर हम लोग को यूज करनी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या है कि उनका जो हार्डवेयर है सबका सब क्लाउड प्रोवाइडर का रहेगा, बस अपने को सर्वर वहां पे बिल्ड करना है। अगर समझो कि विंडोज सर्वर चाहिए या कुछ भी, अपने को एक क्लाइंट मशीन भी चाहिए, तो अपने को वो एप्लीकेशन वहां पे वो सर्वर जो है कि हमें बिल्ड करना पड़ेगा, कि मुझे 2 GB रैम चाहिए, 500 GB हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है। तो ये सब रिक्वायरमेंट अपना रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में हमें खुद वो सब क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास डेटा सेंटर है, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। हरमन शायद आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो। आवाज क्लियर है सबको मेरी? यस, क्लियर है आवाज। परफेक्ट परफेक्ट। हरमन एक बार फिर से आप ट्राई करो ज्वाइन करने का, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में अभी जैसे हमारे पास अ, एक डेटा सेंटर था जो अभी धीरे 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 वो डीकमीशन होते जा रहा है। यानी अभी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, फिर इसके बाद जो है कि कौन कौन से वेंडर हैं जो अपने को क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों ने फिर ये भी सुना रहेगा कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ठीक है। कुछ अलग अलग तरीके से जा रहा हूँ, शायद इधर उधर होएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉपर आ जाएगा। एक पेन और पेपर, शायद अगर आप लोग बैठे रहोगे प्रॉपर जगह पे तो पेन और पेपर बस खाली लेके रखना कि क्या क्या पॉइंट से बस खाली नोट डाउन करते जाना, ऑलरेडी वो कवर्ड रहेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड मतलब जो गूगल, amazon ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड जो हमारे पास खुद का है, मतलब समझो कि मुझे एक कंपनी ओपन करनी है, तो मैं जो है कि एक स्पेस लूंगा, मतलब समझो कि एक जगह रहेगी, उसके अंदर मेरा नेटवर्क रहेगा, उसके अंदर जो है कि सर्वर्स रहेंगे, सर्वर रैक रहेगा, उसके बाद उसको कूलिंग करने के लिए उसमें जो है कि कूलिंग सिस्टम रहेगा। तो सब अपना खुद
मतलब मैं अपना खुद का डेटा सेंटर जो बना रहा हूँ वो प्राइवेट है, वो मैं ही यूज करूंगा, मैं किसी और को देने वाला नहीं हूँ। ठीक है। जैसे अभी आपको अगर रियल लाइफ में एक एग्जांपल लेना है तो ट्रेन है। ट्रेन आप खरीद नहीं सकते हो लेकिन बाइक खरीद सकते हो। ठीक है, ट्रेन जो हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन बाइक जो हो गया अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट है दोनों में लेमन टर्म में जो है कि ये आपका बाइफरकेशन है। फिर इसके बाद जो है कि पब्लिक और प्राइवेट आपको मालूम पड़ा। फिर इसके बाद आपको लेवल बताया मैंने कि आईएएस पास और सैस क्या होता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, अपने पास हार्डवेयर कुछ भी नहीं रहेगा, हमें वहां पे सब सेटअप करना है। मतलब सेटअप में क्या करना है कि सर्वर 2 GB का, अगर मुझे 2 GB रैम चाहिए, 500 GB अपने को हार्ड डिस्क चाहिए, उसमें हार्ड डिस्क में कौन सा हार्ड डिस्क चाहिए, एसएसडी चाहिए कि एसडीडी चाहिए, तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट हमारी रहती है और हम लोग को वहाँ पे सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। और उसको एक्सेस लेने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, portal.azure.com। वहां से हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, जो हम लोग इंटरनल अपने डेटा सेंटर में करते थे सेम पूरा का पूरा, और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एजर में हम लोग कर सकते हैं। एजर क्लाउड में, अपना अमेजोन क्लाउड में, गूगल क्लाउड में, सबकी अलग अलग एक स्पेशलिटी है। अगर समझो कि जो विंडोज पे अपना जिसका अच्छा कमांड रहेगा, विंडोज अभी हम लोग जो है कि ज्यादातर प्रिफर करते हैं कि विंडोज अगर स्क्रीन दिख रही है, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8.1 और 10 है, इस सब से ज्यादा हम लोग फैमिलियर हैं, तो हम लोग ज्यादातर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एजर का परचेस जो है कि करेंगे प्रोडक्ट, और उसको यूज करने में थोड़ा सा अपने को डिफिकल्टी नहीं होगी, अपने लिए वो इजी रहेगा। लेकिन अगर कोई वही जो बंदा है जो विंडोज यूज कर रहा है, अगर उसको बोल देंगे कि आप जाओ अमेजोन वेब सर्विस का प्रोडक्ट यूज करो, तो थोड़ा सा उसको इधर उधर लगेगा कि कहाँ पे आ गया है, कौन से मतलब प्लेस पे आया हूँ। तो वहाँ पे अलग अलग वहाँ के वर्डिंग अलग अलग हैं, उसके उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहाँ पे डॉकर है क्या क्या, तो अलग अलग चीजें रहती हैं। अगर लाइनक्स का बंदा रहेगा जिसको लाइनक्स पे कमांड है, लाइनक्स पे अपना यूज जो भी डेली उसका रूटीन एक्टिविटी है, तो वो अमेजोन में वो सरवाइव कर सकता है। सेम अगर आप गूगल का यूज करते हो तो उस गूगल को आप लोग जानते रहोगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट करने में वर्ल्ड में उसके अलावा कोई नहीं है। इसके बाद अलीबाबा है, इसकी भी कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिटी रहेगी। इसके बाद ओरेकल क्लाउड भी आया है, उसकी भी कुछ अलग स्पेशलिटी रहेगी। तो ये सब अलग अलग जो है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। अपना जो है ऑफिस 365, ये SaaS बेस्ड एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है कि बना बनाया पूरा एप्लीकेशन भी उन्हीं का बनाया है, उन्होंने सर्वर बनाया, एप्लीकेशन बनाया और अपने को दे दिया। हमें बस खाली वो सर्विस अगर यूज करनी है तो उसका पेमेंट करना है और लॉगिन करके यूज करना है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो भी अपग्रेड करना है, जो भी चेंजेस करना है, जो भी उसके अंदर आएंगे मतलब अपडेट्स, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर ही करेगा, SaaS क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है। लेकिन जो हमें ऑफिस 365 के अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लानी है, कि मतलब समझो कि मेरा एक डोमेन है और डोमेन के अंदर बाहर से मेल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मिलिशियस लिंक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तो वो सब का जो सेटिंग है वो हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्लाउड प्रोवाइडर अपना नहीं करने वाला है। इसके बाद जो है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आप लोग को बताया। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो डेवलपर लोग होते हैं, जिसको सर्वर जो है कि क्रिएट करके क्लाउड वाला देगा बंदा, आपको रेडीमेड प्लेटफॉर्म भी बना के देगा, सिर्फ वहां पे आपको पे करना है। समझो कि अगर हमें कुछ एक एप्लीकेशन बनाना है या फिर एप्लीकेशन के लिए टेस्टिंग करनी है, तो वहां पे मैं अभी, या फिर डेटाबेस के लिए टेस्टिंग करनी है, तो मैं डेटाबेस वहां पे इंस्टॉल करूंगा, अपना पूरा रेडीमेड सेटअप रहता है, डेटाबेस इंस्टॉल करूंगा, उसके ऊपर जो है यूज करूंगा, जितना मैं टाइम यूज करूंगा उतने का ही पेमेंट करना है, बस ऐसा है। तो ये थोड़ा सा आर्किटेक्ट जो मतलब क्लाउड लेवल का जो मॉडल चलता है आजकल इंडस्ट्री में, वो है। फिर इसके बाद जो है कि ये आप लोग को कल फीचर्स बताए थे, इंट्यून क्या क्या कर सकता है, ये अलग अलग उसके पॉइंट्स है।
इसके बाद जो है कि ये कौन सी सर्विसेज जो है कि इंटीग्रेट करती है, मतलब थर्ड पार्टी क्या क्या है, मतलब गूगल प्ले को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, एप्पल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, टीम व्यूअर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। फीचर्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के? माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून दो तरह से काम करता है, एक एप्लीकेशन को मैनेज करता है, प्रोटेक्ट करता है, और डिवाइस को भी प्रोटेक्ट और मैनेज करता है। तो दोनों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि क्या है क्या नहीं है। डिवाइस लाइफ साइकिल क्या होती है? अभी समझो कि डिवाइस, अगर मुझे क्या करना है कि उस डिवाइस की लाइफ साइकिल, यानी उसको फर्स्ट स्टेप में हम लोग उसको इनरोल करेंगे, इसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको प्रोटेक्ट करेंगे डिवाइस को, और जब डिवाइस प्रोटेक्ट हो गया तो फिर इसके बाद अगर नहीं काम करना है या फिर कुछ और है तो उसको हम लोग रिटायर कर देंगे। ठीक है, तो ये उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, कैसे कैसे स्टेप्स में वो काम करता है। फिर इसके बाद हाउ डज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एमडीएम प्रोटेक्ट डेटा एंड डिवाइस? तो वही कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज, और फिर इसके बाद डिवाइस कंप्लायंस पॉलिसीज, ये दो के बेस में वो अपने को प्रोटेक्ट करके देता है। इसके बाद जो है कि हाउ डज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून मैम प्रोटेक्शन पॉलिसी, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ये एप्लीकेशन कैसा प्रोटेक्ट करेगा? ये हम लोग दीपक प्रैक्टिकल। भाई, हाँ। आपने स्क्रीन शेयर किया क्या? हाँ, मेरे को तो दिख ही नहीं नहीं दिख रहा। रहा। ओ ओ ओ, सॉरी सॉरी। अभी अभी क्या दिखा? हुआ ना? ठीक है हाँ ठीक है। अभी दिखा। सॉरी। हाँ, स्टार्टिंग से ले लेते हैं। वही थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है कि मैंने बनाया था कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून क्या है, सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ हाँ। हेलो। ओके। यस। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून क्या है, फिर इसके बाद इंट्यून, वाई इंट्यून रिक्वायर्ड, जो भी है अलग अलग चीजें, यही सब बताया मैंने आपको। हाई लेवल आर्किटेक्ट इसका भी बताया था कि एजोर के साथ ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ लिंक में है, ऑफिस 365 को कैसे कनेक्टेड है, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कैसे कनेक्टेड है, एजोर माइक्रोसॉफ्ट एजोर को। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के अलग अलग फीचर्स क्या हैं, क्या क्या काम करता है वो, तो ये अलग अलग फीचर्स है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेनेशन है, कल जो इसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। और ये बस खाली ये डॉक्यूमेंट है जो कि वहां से मैंने कॉपी और पेस्ट किया है, आप लोग पढ़ना है इसके बारे में। इंटीग्रेट विद द थर्ड पार्टी, गूगल और क्लाउड, ये सब जो ये लोग से, मतलब अपना प्ले स्टोर है, एप्पल का प्ले, अपना एप्पल स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो अपना टीम वीवर है, ये लोग कैसे इंटीग्रेट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एजर के साथ या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के साथ। मोबाइल मैनेजमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ठीक है। डिवाइस और एप्लीकेशन को कैसे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून मैनेज करता है, उस एक्सप्लेनेशन उसके बारे में। फिर एमडीएम की लाइफ साइकिल है। फिर बेनिफिट्स क्या है अपने को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून यूज करके? यू कैन कीप द लिस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द मोबाइल डिवाइस थ्रू द इनरोल प्रोग्राम एंड कंट्रोल द एक्सेस टू सिक्योर द डेटा। अभी इससे क्या है कि अगर जितने भी बंदे अगर यूज कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन या फिर मेरा एमडीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो कितने लोग यूज कर रहे हैं उसका मेरे पास एट ए टाइम इन्वेंट्री रहेगा। 10,000, 20,000, एक दो, कितने डिवाइस कंप्लायंस है, कितने डिवाइस नॉन कंप्लायंस है, कितने डिवाइस जेल ब्रोकन है। ठीक है। और फिर इसके बाद कितने डिवाइस में कितने एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, तो वो सब हम लोग एट ए टाइम देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है कि आप डिवाइस को रिटायर भी कर सकते हो, या फिर कोई उसको यूज नहीं करना चाहिए, समझो कि अभी एक एम्प्लॉय चला गया, तो डिवाइस को आप रिटायर करो या तो वाइप करो, लेकिन उसका पर्सनल डेटा, अगर समझो BYOD मेथड का डिवाइस है, तो उसमें उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा, उसका पर्सनल डेटा उधर ही रहेगा, लेकिन जो कंपनी का रहेगा एप्लीकेशन वहां से वो निकल जाएगा। यू कैन वाइप आउट द डिसेबल्ड, लॉस्ट और जो भी स्टोलन डिवाइसेस है। ठीक है। वाइप करेंगे तो जितने भी कंपनीज का डेटा रहेगा वो पूरा का पूरा वाइप कर डालेगा, यानी उसमें कुछ भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं रखेगा कि जिसको थर्ड बंदा यूज कर सकता है। अपडेट कैन बी मेक मोबाइल डिवाइस रिगार्डलेस फॉर, क्या है अपडेट्स, ओके। अपडेट्स भी उसके अंदर आते हैं। यू कैन कॉन्फ़िगर डिवाइस बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, हम लोग खुद अपना एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक मेंटेन करेंगे कि ये चीजें रहेंगी तो ये सब चलना चाहिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद वाईफाई प्रोफाइल बना सकते हैं, VPN प्रोफाइल बना सकते हैं, और यू कैन कलेक्ट रिपोर्ट ऑफ द कंप्लायंस डिवाइस ऑफ द यूजर्स, वही बोला कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस का।
ओके, तो ये आ, इतना तो ठीक हो गया, ठीक है। अभी जो है कि ये लाइसेंस परचेस करने का आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम लाइसेंस सर्विस सेंटर है जो कि हम लोग यूज करते हैं लाइसेंस परचेस करने के लिए। तो इसका भी एक वीडियोस भी है। ठीक है, जो हम लोग E3 E1 ये सब लाइसेंस परचेस करते हैं, वो कौन से पोर्टल से परचेस करते हैं, या फिर हमें जो मेरा पार्टनर है वो कौन सा पोर्टल हमें प्रोवाइड करता है कि वहां से हम लोग परचेस कर सकते हैं लाइसेंस। ठीक है, ये पेज पे वो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो लाइसेंस, यहाँ पे पहले हम लोग को अगर लाइसेंस पढ़ना, अगर परचेस करना है तो पहले हम लोग को जो है कि एक रिजर्वेशन करना पड़ता है। जब हम लोग रिजर्वेशन कर लेंगे फिर इसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगा पेमेंट करने के लिए। पहले लाइसेंस हम लोग रिजर्व करेंगे कि हाँ समझो मुझे E3 का लाइसेंस 100 चाहिए। 100 E3 लाइसेंस के लिए मैंने वहाँ पे काउंट डाल दिया, और क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी इसके साथ लिंक रहता है अपना। इसके बाद जैसे वो रिजर्व हो जाएगा, रिजर्व होने के बाद फिर मैं उसको परचेस करने के लिए ऑप्शन मुझे वो डिस्प्ले करेगा, तो जाके फिर मैं लाइसेंस परचेस कर सकता हूँ। और ये पोर्टल आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। ये सब का सब जो प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं अपने, या तो फिर जैसे जो हम लोग को सर्विस दे रहा है वो करेगा, या फिर जो अकाउंट होल्डिंग कर रहा है, मतलब अभी एडमिन लेवल पे तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग को ये सब देते ही नहीं वो लोग। तो जो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर है, समझो किसी भी कंपनी में IT का एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास उसका डोमेन का यूजर ID एंड पासवर्ड रहता है, और जिसके थ्रू वो यहाँ पे लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद परचेस कितना करना है या फिर कितना रिमूव करना है, वो सब जो है कि जो अपने को सर्विस प्रोवाइड करता है उसको बताना पड़ता है कि मैं 100 लाइसेंस परचेस कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मुझे कुछ दिन के बाद 100%, 100 जो लाइसेंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, समझो कि मैंने 10,000 के आसपास में लाइसेंस परचेस कर लिए, और कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि मुझे 10,000 में से 2,000 लाइसेंस अभी नहीं चाहिए, सिर्फ 8,000 रहना है। तो 2,000 जो है कि हम लोग फिर से आ, मतलब उसको वेंडर को बोलेंगे तो अपना जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ सेटलमेंट करके निकाल देता है। लेकिन अपने को पहले ही 1 साल पहले ही पेमेंट करना पड़ता है लाइसेंस का। ये मंथली बेसिस पे नहीं है, ये आपका ईयरली बेसिस पे है। ये जो आपको वॉल्यूम परचेस लाइसेंस का दिख रहा है, दीपक भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही है या फिर सबके साथ? वन मतलब ईयर का जो तो जो ये लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट, परचेस ये करते जो तो। माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, तो कोई भी आप प्रोडक्ट लोगे तो सबका प्रोडक्ट का अलग अलग फीचर रहता है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, कि आप मंथली ले सकते हो, या फिर अभी वॉल्यूम लाइसेंस का क्या होता है कि बल्क में आपने लाइसेंस लिया, आपने 10 15 20 लाइसेंस नहीं लिया, आपने डायरेक्ट 100 की क्वांटिटी में, या फिर 10,000 8,000 5,000 ये सब ऐसे बोल, मतलब जो बोलते हैं ना, बल्क में लाइसेंस जब हम लोग परचेस करते हैं। अभी समझो कि एक लाइसेंस का कॉस्टिंग जो है कि अगर आप ऐसा लेने के लिए जाओगे आपको $130 मिलेगा। ठीक है, या फिर समझो कि इंडियन रुपीज में अभी बोल रहा हूँ, ₹130 का आपको एक लाइसेंस मिल रहा है E3 का। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम में अगर हम्म। इसको परचेस कर रहा हूँ, जब वॉल्यूम में परचेस करने जाऊंगा तो ऑटोमेटिक अपने को डिस्काउंट मिलेगा। वो बोलेगा सर ₹90 में ले लो, 130 की जगह पे ₹90 में आ जाएगा अपने पास लाइसेंस। आप लोग बोलोगे कि इतना कम होता है, इतना कम करना पड़ता है क्योंकि मैं बल्क में लाइसेंस परचेस कर रहा हूँ। अगर आप नहीं दे सकते हो
तो नो प्रॉब्लम, मैं दूसरे वेंडर के पास जाऊंगा। क्योंकि क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है कि अपने को, जो माइक्रोसॉफ्ट के पास लाइसेंस है वो समझो कि 70 रुपीज में लाइसेंस वो रेडी कर रहा है। फिर इसके बाद उसके अलग अलग वेंडर्स हैं जो लाइसेंस बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें अपना एक एमबी आ गया, फिर इसके बाद सॉफ्टलाइन आ गया, अलग अलग कंपनीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस परचेस करते हैं और फिर इसके बाद वो लोग अपने सेल करते हैं। तो उसके ऊपर जो है कि वो लोग अभी लाइसेंस उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से 70 रुपीज में लिया, और फिर 70 रुपीज में जब ले लिया तो फिर इसके बाद वो लोग भी तो अपना कुछ प्रॉफिट उसके अंदर रखेंगे, 20 रुपए 30 रुपए कुछ भी वो लोग प्रॉफिट रखेंगे। वो रखने के बाद फिर वो बाहर सेल करेंगे। तो वैसा रहता है। आपको जो ये मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं, 13,000 का एक E3 का लाइसेंस आता है, 13,000 16,000 ऐसा लाइसेंस आता है। एक लाइसेंस का कॉस्टिंग ऐसी आती है। मतलब ऐसे नहीं होता है, 3 4 प्रोडक्ट मिला के मैं आपको 13,000 14,000 का जो है प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप उसका जो है कि प्राइसिंग देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साइट्स पे। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लाइसेंस परचेस करते हो। फिर इसके बाद है, अरे दीपक भाई, हाँ बोलो दीपक भाई बोलो। अभी जैसे अभी हमने जो लाइसेंसिंग के बारे में अभी देखा फर्स्ट स्लाइड के अंदर, हाँ तो डिपेंडिंग ऑन यूजर रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब हाँ जो भी एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट रहेगी वो करेगा, E1 E3 जो भी है। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी लाइसेंस लेकिन बल्क में। हाँ, अभी बल्क में लाइसेंस पर परचेस कर लिया। हाँ तो अभी इसमें मेरे को क्वेश्चन ये है कि E1 लाइसेंस में कौन कौन हाँ, से एप्लीकेशंस वो इंक्लूड कर रहा है E1 के अंदर? ये अपना रिक्वायरमेंट होता है या उनका डिफॉल्ट रिकमेंडेड पैकेज आता है? उनका रिकमेंडेड पैकेज आता है। E1 के साथ इतने मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे, इतने फीचर्स ओके। आएंगे। E3 के साथ इतने फीचर्स आएंगे। तो उनका रिकमेंडेड वही चीजें रहती है। ठीक है। अभी E1 के तो साथ समझो कि अपना E1 है, E3 है। E1 के अंदर जो है कि आपको एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन E3 के अंदर है। ठीक है। जब वो रहेंगे तो उसके साथ आपने तो ऑफिस का लाइसेंस ले लिया, लेकिन ऑफिस का लाइसेंस लेने के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि चलो मोबाइल के अंदर भी अपने को यूज करना है। तो मोबाइल के अंदर आपको यूज करना है तो उसके लिए आप ईएमएस लोगे, एंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी, इंट्यून वाला जो प्रोडक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। आपने वो ले लिया, फिर इसके बाद अगर सोचो कि मुझे एंटीवायरस के ऊपर खर्चा नहीं करना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पास भी एक एंटीवायरस है, वो ले लेता हूँ, जो कि आजकल अपने को फ्री में दे रहा है। अगर आप देखोगे, जियो ने पहले अपने को फ्री में आदत लगाया, फिर इसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री ने अपना खुद का काम चालू कर दिया कि 600 700 का उन लोगों ने पैकेज बनाना चालू किया। पहले फ्री का आदत वो लोग लगाए, लेकिन फिर इसके बाद आपको नेसेसिटी आपकी हो गई कि आपको अभी वो परचेस करना ही है। पहले एक जो डिफेंडर था वो खुद में एक कंपनी थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीद लिया। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया तो उसका नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के पास भी वो सिक्योरिटी है, जो आप एंटीवायरस में आप लेने के लिए जाओगे वो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपको दे देगा। ठीक है। तो आप अलग अलग चीजें उसके यहाँ से लेते जाओगे। फिर इसके बाद इन लोग के पास एजोर में एक ऐसा आता है, P1 प्लान होता है, P2 प्लान होता है। तो P1 प्लान में कुछ ऐसे फीचर्स रहते हैं, और फिर इसके बाद कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है। अभी समझो कि P1 में एक फीचर है अपना है, 10 फीचर इसके P1 में इंक्लूड है। तो P2 में ऐसा है कि वो 20 फीचर के साथ आएगा। तो 20 फीचर में ऐसा है कि समझो 10 फीचर तो P1 के आ रहे हैं, लेकिन 10 फीचर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है और वो एडवांस लेवल पे रहेगा। तो कुछ चीजें वहां पे भी हैं P1 और P2 में, प्लान 1 और प्लान 2 जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर इसके बाद ओके, आपको और लेकिन लाइसेंसिंग। सारे license हाँ। जो अभी फॉर एग्जांपल E1 E3 E5 हम्म। में एप्लीकेशन का डिफॉल्ट पैकेज रहेगा और सर्विसेज डिफॉल्ट रहेगी, मतलब जो E1 में है वो E5 में थोड़ा एडवांस रहेगा, E7 में एडवांस रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी लेवल सेम रहेगी या फिर थोड़ा डिफरेंट रहेगा उसमें? समझो कि E1 में आपको 5 चीजें दे रहा है, 5 फीचर दे रहा है। ठीक है। आप E3 ओके। में गए, वहां पे आपको 10 फीचर देगा, उसमें ओके। E1 भी शामिल रहेगा। ठीक है। ओके। अगर आप E5 में जाओगे तो आपको E1 और E3 का फीचर तो देगा ही, प्लस अलग से सिक्योरिटी जो है E5 की वो भी देगा। ओके। ये सब उसके हैं अलग अलग। ओके।
अब इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर होएगा। किसी किसी को शायद माइंड के ऊपर जाता रहेगा तो भाई बताना। ये आप लोग देख रहे हो फीचर मैट्रिक्स। अभी अपने ऑफिस 365 एंटरप्राइज के E1 E3 E5 ये लाइसेंसेस है। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस में बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये सब अलग अलग, जैसे F1 F3 F5 F5 प्लस सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस का जो है। इसके बाद एजुकेशनल में ये वाला आता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 एंटरप्राइज में E3 E5 सिक्योरिटी, E5 कंप्लायंस, E5, ये अलग अलग चीजें हैं। मुझे भी इतनी आइडिया नहीं इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इंटरव्यू में जो है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लोग बोलते हैं कि E1 और E3 में डिफरेंशिएट करो, या फिर E1 और E3 में डिफरेंशिएट करो। तो 4 से 5 पॉइंट ऐसे कॉमन रखने हैं। सिर्फ E5 के आप याद करो, E5 के पॉइंट्स आप याद करो, बोलो कि ये पॉइंट E5 में है जो कि E3 में कवर नहीं होते। और E3 के तो आपको फिर कॉमन पता ही है। अभी यहाँ पे जो है कि E1, अपना E1 और E3 जो अभी करंट RBL बैंक या फिर कुछ अलग अलग जगह चल रहे हैं, या फिर मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे चल रहा है जो E3 उन्होंने लिया है। अभी अलर्ट पॉलिसी जो है कि देखो E5 तक तीनों में है। ठीक है। ऑडियो कॉन्फ्रेंस डायल इन वन बस खाली इसके अंदर इनेबल है, लेकिन E5 के अंदर एक्स्ट्रा फीचर है, डायल इन ओनली। किसी को कुछ पता है ऑडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर यूज होता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखना कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है, डायल इन फीचर ही क्यों इनेबल है इसके अंदर, और E5 के अंदर ऐसा क्या है कि वहाँ पे डायल इन फीचर तो छोड़ो, और भी अलग फीचर वहाँ पे अवेलेबल है। ये ऑडिट बहुत अब। बहुत ये पूरा ये हाँ मतलब जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो टॉपिक है ना, हाँ अभी तक तो हम सिर्फ टीम्स फोन में और लैपटॉप में चलाते आए हैं। ये करेक्ट। जितने भी बड़े टीम्स के रूम्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाँ आईपी कॉलिंग, मतलब बहुत लेंदी है माइक्रोसॉफ्ट देखा जाएगा तो करेक्ट पूरा। करेक्ट। अभी बस खाली ये ऊपर से थोड़ा सा ओवरव्यू है, किसी किसी को नहीं पता है, या फिर जो जिसको पता भी है, मुझे भी पूरा इसके बारे में डीपली नहीं पता है। बस खाली देख के आपको बता रहा हूँ, या फिर जितना काम किया हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। ऑडिट है। अभी जो है कि एडवांस ऑडिट, अभी E1 और E3 में आप देखने के लिए जाओगे तो वहाँ पे ऑडिट नहीं दिख रहा है, लेकिन E5 में जो है कि एडवांस ऑडिट दिख रहा है। नॉर्मल ऑडिट जो है कि अगर आपने समझो कि मैंने कुछ भी चेंजेस किए हैं तो वो मुझे नॉर्मल ऑडिट्स इसके अंदर दिखेंगे, लेकिन अगर एडवांस देखना है आपको E5 में देखना पड़ेगा। जैसे 3 महीने की ये लोग ऑडिट देते हैं। एडवांस ऑडिट में अभी तक मैंने भी नहीं देखा कि एडवांस ऑडिट है क्या। ज्यादातर ऑडिट में ही अपना पूरा क्लियर हो जाता है। समझो किसी ने पासवर्ड चेंज किया है, या फिर किसी ने कुछ अलग मस्ती की है किसी भी यूजर के प्रोफाइल पे, तो उसमें मालूम पड़ जाता है कि किसने क्या किया है। समझो कि किसी ने ऐसे ही मतलब हंसी मजाक में ही किसी का पासवर्ड चेंज कर दिया, और बंदा वो फिर अपना देख रहा है, और समझो कि थोड़ा सा दिमाग का हटा हुआ रहेगा, तो फिर वो कंप्लेंट करेगा कि मेरा पासवर्ड नहीं चल रहा है, वो देखो किसने चेंज किया। तो अलग अलग तरीके से वो अलग अलग वे में जा सकते हैं। तो एडवांस टॉपिक जो है कि एडवांस ऑडिट अभी तक वो मैंने भी नहीं देखा है क्या है। लेकिन बेसिक ऑडिट तीनों में आती है, और बेसिक ऑडिट से अपना काम चल जाता है। आपको ऑडिट का भी पोर्टल दिखाऊंगा, ऑडिट में क्या क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, आपने कहाँ से एक्सेस किया, कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस किया, कौन से जगह से एक्सेस किया, कौन सा IP ले रहा है वो, अलग अलग चीजें, कौन सी आपको पॉलिसीज लग रही हैं, तो वो सब ऑडिट्स के अंदर आती हैं। एजर रेडी फॉर ऑफिस 365। ठीक है। अगर मैंने E1 E3 E5 अगर ये सब ले लिया तो मुझे एजर रेडी का कंसोल मिल जाता है। एजर रेडी प्लस ऑफिस 365 ये दोनों का कंसोल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी। बेसिक मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी जो है कि बेसिक चीजें जो अपने मोबाइल में कुछ भी अपने को एप्लीकेशन चलाना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो इंट्यून का प्रोडक्ट चलाना है तो वो चला सकते हैं हम लोग। बुकिंग ऑप्शन है, जो टीम्स के अंदर हम लोग देखते हैं बुकिंग ऑप्शन। फिर इसके बाद हाँ, ई डिस्कवरी, एडवांस डिस्कवरी, और ई डिस्कवरी, कोर डिस्कवरी। ई डिस्कवरी का फीचर जो है कि आप लोग को ये एक्सचेंज के अंदर है। थोड़ा सा बस खाली बताऊंगा कि डिस्कवरी करता क्या है। समझो कि मेरा मेल है, या तो मैंने सेंड किया है और वो मेरे सेंड आइटम में भी नहीं दिख रहा है, या फिर मैंने डिलीट कर दिया है,
तो डिलीट करने के बाद एक पार्श चंद्रिस किस में जाता है? डिलीट मैं करूंगा तो फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, किसी को पता है? नहीं कौन सा डिलीट पूछ रहे हो आप? अगर समझो कि मैंने मेरा इनबॉक्स में से मेल डिलीट किया तो सेकंड स्टेज में जाता है डिलीटेड आइटम्स, डिलीटेड आइटम, ठीक है। उसके बाद रिकवर फ्रॉम डिलीटेड आइटम्स में जाता है। हाँ, तो रिकवरेबल आइटम में जाता है। समझो कि मैंने एक बार डिलीट किया तो वो डिलीट से अगर मेल मेरा सेंड में है तो वहां से मैंने डिलीट किया तो डिलीटेड आइटम में जाता है। और मैंने जानबूझकर डिलीटेड आइटम में से भी अगर डिलीट कर दिया तो वो रिकवरेबल आइटम में जाता है। और रिकवरेबल आइटम जो है कि हम लोग सेट करते हैं कि वो कितना दिन अपने पास रखेगा, 14 दिन रखेगा, 15 दिन रखेगा, 1 महीना रखेगा, 3 साल रखेगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग ज्यादातर डंप करके रख के मतलब नहीं है। अगर मेरे काम का कुछ मेल्स नहीं है, वो ऐसे अनवांटेड है, तो वो उसको अगर रिकवरेबल आइटम में अगर मैं 1 साल 2 साल के लिए जमा करके रखूंगा तो पूरा मेरा मेल बॉक्स फुल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ज्यादातर उसको एक रिटेंशन पॉलिसी लगा देते हैं कि 14 दिन के अंदर वो मूव हो जाना चाहिए आर्काइवल में। तो ये कुछ थोड़ा सा एडवांस टॉपिक जाएगा आप लोग के ऊपर, कहीं कहीं थोड़ा सा उड़ेगा, लेकिन बस खाली सुन के रखो। अगर कुछ रहा तो आगे कुछ ना कुछ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक एक्सचेंज ऑनलाइन का फीचर होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑनलाइन मतलब क्या हो गया कि आपको जो वेब के ऊपर एक्सेस करना है, एक्सचेंज ऑनलाइन के अंदर भी आपको अब जैसे कि पहले एक्सचेंज सर्वर था जो कि हम लोग ऑन प्रीमाइसेस में यूज करते थे। एक्सचेंज सर्वर का भी धीरे धीरे लोग डीकमीशन कर रहे हैं। अभी एक्सचेंज जब डीकमीशन कर रहे हैं, रेडीमेड सेटअप ले रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑनलाइन बोल रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑनलाइन इसलिए बोल रहे हैं कि अभी उसका प्रोडक्ट भी है, आउटलुक जो है प्रोडक्ट है। तभी आउटलुक प्रोडक्ट है तो अगर E1 प्लान मैंने ले लिया है तो उसके अंदर मुझे आउटलुक का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, जो हम लोग अपना आउटलुक का एप्लीकेशन डेस्कटॉप में लैपटॉप में यूज करते हैं। अगर मैंने E3 ले लिया तो उसके अंदर मुझे वो सब एप्लीकेशंस मिलेंगे। E5 ले लिया तो वो भी मिलेगा, ठीक है। अभी एक्सचेंज आर्काइविंग या फिर एक्सचेंज ऑनलाइन की जो है कि प्लान में अभी देखेंगे कि वो स्टोरेज अपने को कितना देता है। अगर E1 रहेगा तो मुझे 50 GB दे रहा है, अगर E3 रहेगा तो 100 GB दे रहा है, ठीक है। तो इनके क्राइटेरिया फिक्स हैं। तो एक्सचेंज ऑनलाइन का जो मेल बॉक्स होता है, एक्सचेंज ऑनलाइन में जो मेल बॉक्स बनता है, अगर E1 अगर लाइसेंस असाइन है तो 50 GB रहेगा, E3 असाइन है तो 100 GB रहेगा, E5 है तो भी 100 GB रहेगा। लेकिन अगर वही आर्काइविंग देखते हैं, एक्सचेंज ऑनलाइन का आर्काइविंग देते हैं। आर्काइविंग मतलब क्या होता है कि समझो कि मैंने मेरा मेल जो है कि 1 साल से मैंने मेरे को E1 असाइंड है और मुझे 50 GB का स्पेस दिया गया है। मतलब बाय डिफॉल्ट 50 GB का ही स्पेस आता है। जब 50 GB का स्पेस आ रहा है और मेरा वॉल्यूम जो है कि थोड़ा तगड़ा है, मतलब दिन के जो है कि 100 मेल्स आ रहे हैं और धीरे धीरे 1 साल में कहीं ना कहीं वो फुल होएगा मेल बॉक्स। समझो कि आपका मेल बॉक्स 40 GB जो है कि पैक हो गया। जब वो 40 GB पैक हो गया, बचा आपके पास 10 GB, तो आप लोग बोलोगे कि ये इतना पैक हो रहा है, फिर मेरा और भी कहीं काम रुक जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो फिर हम लोग एक एक्सचेंज ऑनलाइन आर्काइविंग का पॉलिसी लगाते हैं। जब आर्काइविंग का पॉलिसी लगाते हैं हम लोग एक रिटेंशन पॉलिसी लगाते हैं, जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि 3 महीने का मेल मूव करना चाहिए, 6 मंथ का जो मेल है मूव करना चाहिए। तो उसके अंदर ऐसा रख देंगे कि 6 मंथ का लगा रहा हूँ, समझो। तो 6 महीने के पहले का जितने भी मेल है, समझो कि 1 साल है, 1 साल में 6 मंथ के पहले का जितना भी मेल है वो आर्काइव में शिफ्ट कर देगा, सेम एज इट इज उठा के आपका डुप्लीकेट फोल्डर मतलब रेप्लिका बना देगा आर्काइव में। आपका ऊपर इनबॉक्स दिख रहा है तो नीचे भी सेम एज इट इज इनबॉक्स दिखेगा, लेकिन वो आर्काइव में रहेगा। आपके एक्चुअल मेल बॉक्स में से उठ के वो आपका ऑनलाइन आर्काइव में प्लेस बना लेता है। तो वहां पे आपको भी 50 GB दिया गया है। अगर आप E3 लोगे तो वहां पे 1.5 TB का लिमिट डिसाइड किया गया है। अगर 1.5 TB भी आपका आर्काइविंग फुल हो गया तो उसके बाद जो है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के पास रीच करना पड़ेगा कि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो एक्स्ट्रा स्पेस लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा कि आपका वो अनलिमिटेड जो है कि सपोर्ट करेगा। तो अनलिमिटेड सपोर्ट करेगा तो उसके लिए जब लाइसेंस लगेगा तो लाइसेंस का कॉस्टिंग भी रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे हर एक चीज का लोग कॉस्टिंग बना के रखे हैं। फिर इसके बाद एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन है। आप E1 E3 E5 कोई भी प्लान लो, उसके अंदर एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन इन्वॉल्व ही रहता है। अगर वो लोग कुछ फीचर्स अगर आप लोग को फ्री नहीं देंगे
तो फिर कोई थोड़ी परचेस करने वाला है। वो तो बोलेगा मैं अपना एक्सचेंज ऑनलाइन जो है कि बनाने से अच्छा है कि ऑन प्रीमाइसेस ही बना के चला लूँ, उससे कम में हो जाएगा। एक बंदे का आपको 6,000, अगर E1 का लाइसेंस ले रहे हो, अगर समझो सब 3-4 लाइसेंस मिला के 6,000 पे करना रहे, और वैसे मेरे पास 10,000 यूजर है, तो कितना बजट बन जाएगा। तो उसकी जगह पे मैं अपना ऑन प्रीमाइसेस में 2 सर्वर बना लूंगा। 2 सर्वर अगर समझो कि 2-2 लाख का भी आएगा, 4 लाख का सर्वर आएगा, और एक इंजीनियर अलग रख लूंगा। एक इंजीनियर को सैलरी जो है कि मैं 3 लाख चालू कर दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर देखो भाई, मतलब। हाँ। आपने बोला ना कि अभी 5 मतलब E1 में 5 मतलब 50 GB के आसपास मिलता है स्टोरेज फ्रॉम हाँ। माइक्रोसॉफ्ट। जो हाँ, आर्काइव होने के बाद भी 25 GB देता है, आर्काइव के लिए अलग, या उसी आर्काइव का 500 अलग में से ही दोनों स्टोरेज है। देता है? वो भी माइक्रोसॉफ्ट आर्काइव ही देता है ना, कि अपना लोकल रहता है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ही देता है। आई जो है कि आपका E1 के अंदर देखो 2 पार्टीशन में उसको कैसे डिवाइड कर दिया। पहला तो एक्सचेंज ऑनलाइन जो आपका मेन हाँ। मेल बॉक्स है, उसको 50 GB का स्टोरेज दे दिया। ठीक है। अगर आपका 50 GB फुल होता है तो आपको एक आर्काइविंग का भी फीचर आपको इनेबल करके दिया है, तो 50 GB आप लोग वो भी यूज कर सकते हो। तो आपके मतलब पास, ओवरऑल मतलब 100 GB ना? हाँ आपके पास वन जो है कि 100 GB का स्पेस है। अगर समझो कि आप E3 लिया, तो E3 में 100 GB का स्पेस आपको मेन मेल बॉक्स को दे देगा, लेकिन आर्काइविंग में आप जाओगे तो वहां पे 1.5 TB तक जाएगा नहीं, आर्काइविंग मेरे का। को क्या लग रहा था कि वही 50 GB में से ऑनलाइन आर्काइव का भी रहेगा, और जो मेन आपका मेल बॉक्स है नहीं जिसमें नहीं, मेल्स इसीलिए आते हैं। इसीलिए 2 कैटेगरी में दिया ना उसने, 2 चीजों में उसको हाँ। डिवाइड करके रखा है। तो ये समझा ना क्या है कैसा है। ये एक्सचेंज हम्म। ऑनलाइन मेल बॉक्स, मेन मेल बॉक्स का फीचर अलग है, और एक्सचेंज ऑनलाइन आर्काइव इसका स्पेस अलग है, इसका स्पेस अलग है। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट साइजिंग है स्पेस का। ठीक है। फिर इसके बाद ये डिफेंडर का कुछ तो प्लान है। देखो E5 के अंदर, जो अगर आप डिफेंडर, अगर आपने E3 लिया है तो E3 के अंदर डिफेंडर का प्लान आएगा ही नहीं। डिफेंडर में देखो आप लोग को क्या क्या आता है। अटैक सिमुलेशन ट्रेनिंग, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन रिस्पॉन्स, कैंपेन व्यू, कंप्रोमाइज यूजर डिटेक्शन, थ्रेट एक्सप्लोरर, थ्रेट ट्रैकर। ये क्या है ना, ऑटोमेटिक सब काम कर देगा। मतलब समझो कि आपके पास अगर कोई भी एक वायरस इन्फेक्टेड अगर कोई भी फाइल आई, तो उसको ऑटोमेटिक ही माइक्रोसॉफ्ट अपने पास ही उसको उड़ा देगा, उसको आने ही नहीं देगा कि क्या है क्या नहीं। तो समझो कि कोई भी अगर एक यूजर है कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसका पासवर्ड हैक हो गया है, तो उसको डील कैसा करना है, कैसा प्रोटेक्ट करना है, वो E5 के अंदर वो जो है कि सेटिंग है। E5 के पास खुद का एक ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया एक मैकेनिज्म है, कि वो खुद पे खुद डिटेक्ट करेगा कि इसको कैसा, मतलब हैकर जो है कि कैसा उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना ये, चाल। कंप्रोमाइज कर रहा है। समझो कि अभी समझो मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, और मेरे पास जो है कि E5 का लाइसेंस है, और बाहर से कोई भी एक चाइना का बंदा आता है, हैकर है, और वो उसने कॉम्प्रोमाइज करने की ट्रेनिंग चालू की, और धीरे धीरे समझो कि E5 के अंदर अगर मुझे लाइसेंस असाइन है तो कर ही नहीं पाएगा। और E1 और E3 रहा, और मेरे पास डिफेंडर या फिर कुछ सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज अगर नहीं है, तो अपना इजिली कहीं ना भी कहीं से करके वो लेके जाएगा, वो अपने को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। लेकिन अगर E5 है, तो E5 के पास खुद ही का सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफेंडर, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के पास एक से एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वहां पे बैठे हैं। इसके बाद डिफेंडर जो है कि देखो P1 प्लान है इसका। देखो यहाँ पे एंटी फिशिंग होती है, रियल टाइम रिपोर्ट्स रहता है, सेफ अटैचमेंट होता है, सेफ लिंक होती है। सेफ लिंक में क्या होता है, जो आप URLs यूज करते हैं ना, ये सब लिंक के उसमें होता है। अटैचमेंट में आपका जो भी PDF है, ये सब अलग अलग PDFs, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब इसके अंदर भी आप लोग जो है कि बना के वायरस या फिर कुछ भी बना के आप भेज सकते हो किसी को, और वो जाएगा। अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो फिर प्रॉब्लम होएगा। तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप डिटेक्ट करेगा और वो क्लीन अप कर देगा। अलग अलग चीजें यहाँ पे सब देखो, टीम्स है, फिर इसके बाद टू डू है, फॉर्म्स है, लिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट के। हेलो ऑफिस भाई। फॉर ऑफिस फॉर द वेब जो है कि सबके पास है, E1 E3 E5।
वन ड्राइव देखो, वन ड्राइव के पास क्या है, अगर आपने E1 लिया तो वहाँ पे 1 TB का स्पेस मिलेगा, अगर आपने E3 लिया तो यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा है, और E5 लिया तो यहाँ पे भी अनलिमिटेड लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, 5 TB तक जो है कि ऑफिस 365 में स्पेस दिया रहता है 5 TB, और 5 TB को अलग अलग चीजों में डिवाइड करके रखा है, समझो कि। हेलो भाई, हाँ एक डाउट था। आपने कहा था ना कि वो हैकिंग के बारे में, उसमें डिफेंडर के थ्रू वो हैक नहीं होता। तो हाँ इस के साथ अपने आईडी पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी एनेबल करके रखा हुआ है यूजर का, तो भी हो हाँ। जाएगा? तो भी वो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? वो तो कंप्रोमाइज जो है कि देखो, अभी तो आपने इसका एम्स का आपने सुना अभी न्यूज आप लोगों ने, हाँ, वो सुना था, वो उसका डेटा हैकर लोग ने हैक किया था करके। हाँ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, हाँ, उसका हैक अभी किया था। सोचो उसके पास कितनी बड़ी सिक्योरिटी रही होगी। हाँ, बनी इनकी सीन कैसे है कि ना, मेरे यहाँ पे भी एक ऐसा इशू आया था कि ना, यहाँ पे जितने भी यूजर्स थे, मेरे वीपी हो गया, ईवीपी हो गया, तो उन हाँ लोग के पे ना मल्टीपल साइन इन अटेम्प्ट होते रहते हैं। हाँ। हमने पूछा कि यार आप इतना करते हो क्या, तो बोल रहे ना हम लोग इतना नहीं करते। जो जो हम्म जब जब यूजर मैंने इतने बजे मैंने लॉगिन किया, तो उस टाइम पे सक्सेस दिखाता है, पर उसके हम्म। ऊपर जो फेल्ड आते हैं, तो उसमें है ना दिखाता है कि ना उसने किसी और ने ना ट्राई किया साइन इन करने के लिए। तो मैंने ओके। ये केस सबके साथ है ना रेस किया था। तो उसने हम्म बोला कि आपने अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल किया है ना आईडी पे, हम्म तो वो हम्म। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा डेटा को, जब तक हाँ वो तो अप्रूव। वो करेक्ट करेक्ट, जब तक वही, इसीलिए ना कंपनीज अपने को, माइक्रोसॉफ्ट भी, अलग अलग लोग भी कैंपेन चलाते रहते हैं, क्योंकि क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर दिया है ना, ये फ्री में दिया है। ओके। P1 प्लान के अंदर जो है कि वो इंक्लूड होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन का, MFA जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इससे क्या है कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। अभी समझो कि आपने अगर अप्रूव भी कर दिया, और अप्रूव करने के बाद वो चला गया, तो आप हम्म। E5 में वैसा है कि E5 में कुछ अलग मैकेनिज्म है, जो कि अभी मैं भी यूज नहीं किया हूँ। वो है ना, डाउनलोड हाँ करने, शेयर करने देगा नहीं, है ना? हाँ। तो सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं ना, E5 हम्म। के अंदर है। E3 हम्म। के अंदर जो है कि उतना वो नहीं है, मतलब कि क्योंकि E3 में क्या हो गया कि आपको प्लान 1 आता है, जैसे एजोर एडी में प्लान 1 और प्लान 2 आता है। तो अगर ओके। आपने जो प्लान लिया है वो प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। अगर समझो कि आपने प्लान 2 ले लिया, ठीक है, प्लान 2 लेने के बाद लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं है, तो आप डिप्लॉय क्या करोगे। बराबर। करेक्ट, वही है। तो जब प्लान 2 आपने ले लिया तो उसके अंदर दुनिया भर की चीजें हैं, तो दुनिया भर की चीजें हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वन बाय वन वैसा इम्प्लीमेंट होता है। जैसे आपने कंडीशनल एक्सेस थ्रू के पॉलिसी से आपने लगा दिया, आपको हाँ MFA लगना ही चाहिए, विदाउट हाँ MFA कुछ भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, वो लगाया हुआ है। एडमिन जो है, एडमिन अगर लॉगिन करते हैं तो उनको भी MFA लगना चाहिए। हाँ, वो भी है हम लोग यहाँ पे, किया हाँ हुआ है वो। तो ये सब चीजें रहती हैं। ये फिर एंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी, इसका जो है कि अपने को अलग से प्लान परचेस करना पड़ता है, लाइसेंस, जो एंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ये आपको भेज दूंगा तो आप लोग देख लेना, एक PDF में ही है सब, ठीक है। तो ये लाइसेंसिंग का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। फिर हाँ, अभी हम लोग को जो है ना एक अगर रजिस्टर्ड करना है, समझो कि मुझे एक लाइसेंस अगर लेना है, अभी डोमेन रजिस्टर्ड कैसा करते हैं, या फिर मुझे टेनेंट अगर क्रिएट करना है तो कैसा करते हैं, अभी जो एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है अभी देखना, क्योंकि अभी ये जो है ना ऑलरेडी बनाया गया है, या फिर जो भी आपको बता रहा था तो ठीक ठाक ही था, लेकिन यहाँ से आप लोग का प्रैक्टिकल चालू होएगा। मैंने ऑलरेडी एक जो है कि डोमेन परचेस कर अपना ये टेनेंट बना के रखा है, ठीक है। अगर आप लोग को भी टेनेंट अगर बनाना रहेगा तो टेनेंट बनाने के लिए आप लोग के पास क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए, ठीक है। जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसको देखेंगे। लेकिन डोमेन मतलब अपना टेनेंट कैसा क्रिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम जो है कि अगर मुझे लैब क्रिएट करना है तो कैसा क्रिएट करते हैं। सब लोग भाई ऑनलाइन हो ना, सिर्फ 2 लोग को ही मैं सुन रहा हूँ, 2 लोग का ही कंटिन्यूअस कुछ आवाज आ रही है मुझे। हाँ हाँ। यस यस, ऑनलाइन है। ऑनलाइन है भाई। ठीक है ठीक है। तो कुछ ऐसा डाउट्स लग रहा है अभी, थोड़ा बहुत।
यस यस भाई। डाउट लग रहा है हाँ किसमें? थोड़ा लाइसेंसिंग में डाउट था, एक मेजर डाउट। बोलो। अभी 1000 लाइसेंस कंपनी ने परचेस कर लिए हाँ और 1 ईयर के बाद वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो 1 ईयर का हाँ लिमिट होता है। हाँ। उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए, हम्म। तो लाइसेंस इंडिविजुअल पे असाइन होता है या ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होता है? लाइसेंस आपको ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होता है। ओके, मतलब यूज करे या ना करे उसका पेमेंट पक्का है। बराबर। आपने 10,000 के लिए ऑर्डर किया था, 10,000 का आपको पेमेंट वो ले लेगा और फिर आपके बकेट में 10,000 लाइसेंस दे देगा। ठीक है। अभी ओके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास यूजर हैं कि नहीं है। ओके तो आपको कॉस्टिंग कम करनी पड़ेगी क्योंकि मैनेजमेंट का ऊपर से प्रेशर रहेगा ही। बोलेगा कि एक्स्ट्रा लेके क्या करके बैठा है, वो कॉस्टिंग ऐसी जा रही है ना। राइट। अगर 13,000 का भी मेरा एक लाइसेंस है, अगर 10 यूजर भी नहीं है तो 1,30,000 का ऐसे ही जा रहा है मेरा। और सही एक बात लाख है। तीस हजार अगर आपका कंटिन्यू 2-3 महीने ऐसे चले जाएंगे तो मैनेजमेंट आपके ऊपर आएगा, बोलेगा चल ठीक है तेरे सैलरी में से 1,30,000 लेता हूँ और जो बचेगा दे दूंगा। तो ऐसा क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैनेजर को आता है। तो कभी भी हम्म लाइसेंस के ऊपर जब बात होती है ना तो वहाँ पे बहुत प्रिकॉशंस ले लेते हैं वो लोग। बोलते हैं नहीं मुझे अगर इतना ही चाहिए, 50 लाइसेंस ही मैं ऑर्डर करूंगा, इतना भले से कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। आपने जिस दिन से परचेस का काम लिया, समझो कि मैंने 100 लाइसेंस परचेस किया, 1 महीने में वो खत्म हो गया। ठीक है। हम्म और समझो कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आ गया, 1 से लेके 30 के बीच में मैंने लाइसेंस परचेस, मतलब 1 तारीख को मैंने परचेस किया तो वो 30 तारीख तक चलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, 1 से मैंने परचेस किया और उस समय उसका जो लाइसेंस का कॉस्ट है 13,000 है। ठीक है। तो वो 1 महीना अपने को चलेगा लाइसेंस। लेकिन मुझे 50 और लाइसेंस ऐड करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 30 तारीख के बाद जो डेट आती है उसमें मैं परचेस करूंगा। अगर मैं 29 को परचेस कर लिया या फिर 30 को परचेस कर लिया तो कॉस्टिंग जो है ना मुझे पिछले महीने से ही लगाएगा। मैंने 1 तारीख को जो लाइसेंस परचेस किया था ना, वहां से डेट वो गिन के लगाएगा कि आपने 1 तारीख से लाइसेंस परचेस किया। ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने 29 को परचेस किया लाइसेंस। समझे? बराबर, उनका भी एक लाइसेंसिंग का साइकिल होता रहेगा। हाँ उनका भी एक साइकिल होता है कि समझो कि 1 से 30 के बीच में आपने परचेस किया, 1 को परचेस किया तो आपको 1 तारीख से वो 30 तारीख के बीच में का पैसा लगाएंगे। और यहाँ पे आपको 100 लाइसेंस जो है कि आपको अलॉट कर दिए 1 तारीख को। लेकिन आपको और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आया कि बोलो कि और 50 मेरे को लाइसेंस ऐड करना है, तो आप 29 या 30 2 दिन आप वेट कर सकते हो, बोलो कि लाइसेंस का अभी वेट करना है। ठीक है। 1 तारीख को आप परचेस कर लो, 1 तारीख को आपको लाइसेंस आ गया, तो ऐसा नहीं है ना कि आपको पिछले महीने का भी एक, सिर्फ एक दिन के लिए अगर समझो 29 या 30 को आपने परचेस किया तो पूरा एक पिछले 1 महीने का वो लाइसेंस का कॉस्टिंग लगाएगा। तो अपने को 1 महीने का वो लाइसेंस का कॉस्टिंग बचाना है तो आपको नेक्स्ट मंथ में जाना पड़ेगा और वहां से फिर आप परचेस करो, और जो एक्चुअल काम स्टार्ट होने वाला है वो अपने को नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन में सीखा है, ये लाइसेंस का पार्ट जो है कि वहीं से सीखा है और कहीं से नहीं, ये लाइव डेमो है मतलब। आरबीएल में ना। हाँ अच्छा जीरो अभी भाई, देखो एक क्वेरी और था। हाँ। मेरा बोलो। क्वेरी था अभी, हमको आपको शायद याद रहेगा कि हम लोगों ने आरबीएल में ही एक यूजर का लाइसेंस, यूजर छोड़ के गया ई लाइसेंस तो दूसरे को असाइन करवाया था, हाँ कॉन्करेंट ऑडिटर ऐसा कुछ तो था। तो हाँ उस केस में मेरे पास क्वेश्चन है कि अब जैसे ई लाइसेंस उसको था और हाँ उसको 100 GB यूज मतलब मिल रहा था, तो 100 हाँ में से कुछ तो उसने यूज किया रहेगा, 10 GB 5 GB, हाँ। और जब भी दूसरे को साइन हुआ तो वो उसको हटाएगा, या वो स्टोरेज कौन आप मैनेज करोगे या माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, या उसको डिलीट करेगी? तो तुमने दूसरे को दिया लाइसेंस, मतलब चेंज माइक्रोसॉफ्ट किया यूजर को, माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करता है। वो समझो बट वो कि एक अभी साल तक चलेगा, अभी स्टोर समझो रहेगा, कि या एक, एक साल बाद ही होगा? ठीक वही बता रहा हूँ। एक समझो कि एक यूजर ए है और एक यूजर बी है। ठीक है। यूजर ए ने जो है कि यूजर ए को अपना जो 1 TB का स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है, 1 TB है, बराबर। उसने उसने क्या किया कि 10 GB यूज कर लिया बस खाली। जब 10 GB यूज करेगा और जब वो छोड़ के जाएगा तो उसका मैं लाइसेंस रिमूव कर लूंगा। जब लाइसेंस रिमूव करूंगा तो वो क्या होता है कि 92 डेज के लिए रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। बाय
मतलब जो है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये बनाया गया है पॉलिसी कि अगर मैं लाइसेंस जैसे निकालूंगा और यूजर डिलीशन पार्ट में गया तो उसके बाद वो 92 डेज तक उसका अकाउंट संभाल के रखता है। 92 डेज के बाद आपको उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 92 डेज के पहले ही आपको उसका जो भी है डॉक्यूमेंट, जो हाँ भी तो स्टोरेज का जो भी है, आपको सबका सब कहीं ना कहीं ट्रांसफर करा के या डाउनलोड करके किसी और को देके ले लेना है। 92 डेज के इसी बाद को वो फिर अपना डिलीट हो जाएगा। और वो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप पे कभी डिलीट करता है उसको नहीं पता, लेकिन 92 डेज तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखता है। वो बोलता है कि ये कस्टमर का है और कस्टमर 92 डेज में कभी भी वो आएगा और अपना डेटा लेके जाएगा। उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, 92 डेज तक ही रखेगा बस। दीपक भाई, इसी को लिटिगेशन होल्ड पॉलिसी बोलते हैं क्या? नहीं, ये चीज अलग है। लिटिगेशन होल्ड तो हम लोग बनाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बाय डिफॉल्ट फीचर दिया गया है कि आप 92 डेज तक डेटा जो है कि माइक्रोसॉफ्ट संभाल के आपका रखता है और जो कि यूजर ले सकता है। ओके। ठीक है। नहीं तो क्या है, वो तो ऐसा भी बना सकता था ना कि लाइसेंस निकाला कि बस काम खत्म, आपका डेटा गया, फिर उसको क्या ओके। जरूरत थी। तो क्योंकि क्या है कि लिटिगेशन हम बनाते हैं कस्टमर वो को, 10 ईयर है ना। हाँ कस्टमर को भी वो देखता है ना, वो मार्केट नहीं तो खराब हो जाएगा। नहीं सर, कस्टमर को पकड़ के रखना भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। हाँ, तो इसीलिए वो फ्री सर्विस देता है 3 महीने की, कि 3 महीना भाई आपका डेटा हमारे पास है, आप कभी भी आओ कभी भी लेके जाओ। लेकिन 92 डेज के बाद आप आओगे तो फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसने दिया है। ठीक है। अभी अ, मुझे अगर टेनेंट जो है कि बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट का एक टेनेंट बनाना है, तो ये लिंक है, आप लोग के साथ मैं एक शेयर करूंगा। ठीक है। वो लिंक पे बस खाली जो है कि मैंने जब क्लिक किया, मुझे ये लिंक पे वो लेके आएगा। ठीक है। ये लिंक पे आने के बाद इंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी जो भी ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो आपको पर मंथ का यहाँ पे प्राइसिंग दिया है। ये इंडिविजुअल यूजर लोग के लिए पर मंथ का है। यहाँ पे लिखा ना एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑटो रिन्यू, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1 1 साल का सब्सक्रिप्शन से रहता है पर यूजर पर मंथ। तो ये इसके बाद जब हम लोग वॉल्यूम लाइसेंस परचेस करते हैं तो वो फिर मल्टीप्लाई करके 12 कर देगा, तो फिर हो जाता है उसका। और यहाँ पे आपको इंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी जो है E3 है और एक E5 है। मुझे अगर प्रैक्टिकल करना है तो यहाँ पे मुझे बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्री ट्रायल का कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ पे E3 में देखो यहाँ पे दिया है। पहले मैं भी बहुत देखता था कि फ्री ट्रायल कैसा बनाना है, फ्री ट्रायल कैसा बनाना है। लेकिन एक बार मैंने अपना जो है कि कार्ड यूज कर लिया था और फिर इंडिया में वो फ्री ट्रायल का खत्म ही कर दिया। तो मैं आउटसाइड इंडिया चला जाता हूँ। आउटसाइड इंडिया जाओगे तो वहाँ पे फ्री ट्रायल अभी भी इनेबल है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी, स्टार्ट योर फ्री 3 मंथ्स ट्रायल जो भी है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको आएगा कंटिन्यू करो, लेट्स गो टू स्टार्ट जो भी है। अभी यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक लॉगिन है इसीलिए वो पूछा था। लेकिन एक पेज मैं आपको बताता हूँ कि कैसा मैंने कंटिन्यू किया था। आपको ये दिख रहा है, ये पोर्टल पे गया था वो। ऑफिस के बाद अपने को यहाँ पे जो है कि गेट स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को अपना ईमेल एड्रेस डालना है कि हमारा किससे क्रिएट होना चाहिए। तो मैंने जो ईमेल एड्रेस डाला था EMS ग्लो करके डाला था @outlook.com। अगर gmail.com डालोगे तो नहीं चलेगा वो, उसको माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है कि आपको लेट स्टार्ट करेगा, सेटअप योर अकाउंट करेगा। ये पहले सर्च करेगा कि आपका है कि नहीं वहाँ पे पूरे टेनेंट में, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड वो सर्च करेगा कि ऐसा यूनिक नेम वाला बंदा है कि नहीं। वो करने के बाद आपको जो है कि मोबाइल नंबर पूछेगा, टेक्स्ट कोड, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसा डोमेन रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर इसके बाद जो है कि देखो आपका EMS ग्लो @ डोमेन नेम आपका EMS ग्लो बना देगा .on-microsoft.com। ये फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होता है कोई भी आप टेनेंट आप देख लो, XYZ इंडिया की कितनी भी कंपनी देख लो या फिर वर्ल्ड की कंपनी देख लो, फर्स्ट टाइम जब रजिस्टर्ड होता है तो उसको ये Microsoft .on-microsoft.com का डोमेन लेना ही पड़ता है।
ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और जो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है इस समय, ये अपना ग्लोबल एडमिन क्रिएट होता है, ठीक है। इसको मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता है, वहां पे पूरा वो डिटेल पूछेगा। डिटेल पूछने के बाद फिर मुझे हाँ ये सब भी वही है, ये अलग कंपनी रजिस्टर्ड करा था, और इसमें जो है कि मेरा E3 का लाइसेंस बता दिया है, ठीक है। इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। E3 वाला लाइसेंस का है, ठीक है। टेक्स्ट कोड, कोड भी आपको आ जाएगा। सिंपल है, ऐसा कुछ भी इतना हार्ड नहीं है इसमें कैसा रजिस्टर्ड करना है, बस खाली आप लोग के पास क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए। अभी मेरे पास वो 3 मंथ्स का अभी चल रहा है, इसीलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। नया बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है कि यहाँ पे आपको E3 का देखो लाइसेंस, ऑफिस 365 E3 का लाइसेंस यहाँ पे वो देता है। इसका कॉस्टिंग देखो क्या है। पेमेंट मेथड में आपको बस खाली आपका क्रेडिट कार्ड पूछेगा, क्रेडिट कार्ड का डिटेल। अगर ये सब आप फिल करोगे तो तभी भी मेरे पास आएगा OTP के लिए, मेरा क्रेडिट कार्ड का डिटेल है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हो। पूरा डिटेल आपको फिल करना है। देखो वाशिंगटन DC, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वाशिंगटन DC स्टेट जो सेलेक्ट किया है, उसका जिप कोड ये डाला है मैंने। ये इनसाइड अगर इंडिया आप बनाओगे तो वो नहीं बनाने देता फ्री टाइल, लेकिन आउटसाइड इंडिया जो है कि वो फ्री टाइल अवेलेबल है। कंट्री रीजन मेरा यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर्ड किया मैंने। E3 का लाइसेंस जो है कि वो रजिस्टर्ड करके दे देगा अपने को। यहाँ पे EMS ग्लो करके जब अपना टेनेंट क्रिएट हो जाता है, क्रिएट होने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने का आपको स्क्रीन आता है, ये वाली स्क्रीन आपको आएगी, ठीक है। ऐसी कुछ स्क्रीन जब आएगी ना, तो आपको फिर यहाँ पे एक एडमिन पोर्टल होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से कुछ नया रजिस्टर करूँ, ऐसा लग रहा है आप लोग को? हेलो। भाई कॉस्टिंग जाएगा ना लेकिन? कॉस्टिंग अभी देखते हैं, अगर रजिस्टर करने दिया तो ठीक है, नहीं करने दिया तो क्या कर सकते हैं, ट्राई तो करते हैं एटलीस्ट। चलेगा। क्रेडिट कार्ड मेरे को देखना पड़ेगा। दीपक भाई, हम्म ये जैसे इंट्यून हम ऑफिस में यूज करते हैं, हम्म आउटलुक, टीम्स, कंपनी पोर्टल, हम्म ये डोमेन बेस्ड है ना? ये अभी इंडिविजुअली कोई तो इंट्यून यूज नहीं करेगा विदाउट डोमेन? आपने एक बार रजिस्टर्ड किया तो वहाँ पे सब पोर्टल मिल जाएंगे ना। नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। अभी मैं जैसे कि ऑफिस में हूँ, तो हम्म ऑफिस का मेल एक्सेस करता हूँ, टीम्स, कंपनी पोर्टल है, बियॉन्ड हम्म एक्सेस। हम्म तो अगर देखो फॉर एग्जांपल अभी टीम्स में डोमेन यूज करता हूँ हम्म ऑफिस में, और टीम्स पर्सनली भी यूज करता हूँ मैं, बराबर। करेक्ट करेक्ट। लेकिन पर्सनली इंट्यून यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि इंट्यून बना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाँ लेकिन आप ट्रायल बेसिस पे तो बना सकते हो ना आपके खुद के लिए। ओके, मतलब लर्निंग के लिए। हाँ ओके, जब तक हम हैंड्स ऑन नहीं करेंगे ना, मेरे को समझ में ना आएगा इतना। हाँ वही वही बात है, इसलिए मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे बीए क्लास बाहर लगाए होते तो कम से कम 30,000 फीस देनी पड़ती है हमको। आराम से भाई, मैं भी ज्यादा ऐसे ही है। धीरे धीरे सीखा हूँ, ठीक है। अभी ये पोर्टल पे मैं गया हूँ, और भाई आप लोग ये देखते रहना, क्योंकि ये नेक्स्ट बार बार नहीं होएगा। आप लोग अवेलेबल हो ना अभी? हाँ हाँ। ठीक है। जी जी ये जो देख अभी रहे हो भाई तुम अभी आए। ये प्रैक्टिकल है, मैं इसका बनाते भी जा रहा हूँ SOP।
यहाँ पे देखो, अभी ट्राई नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ जो एरर देगा वो देख लेना आप लोग। लेकिन अगर इंटरनेट से भी देखेंगे तो अपने को भी वही बताएगा। यहाँ पे भी एक ये चालू हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ईमेल कैसा बनाना है अपने को, क्या डालूं? नाम बताओ कुछ अच्छा सा। इंट्यून के नाम पे डाल दो। EMS ट्रेनिंग। हाँ, इंट्यून से। इंट्यून तो बहुत मिलेंगे उसको। हाँ, इंट्यून EMS डाल देता हूँ, ये भी दिख रहा है। EMSintune@outlook.com, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, सेटअप योर अकाउंट पे आ गया। फर्स्ट नेम, क्या हुआ? हाँ बोलो। आ रही है लेकिन थोड़ा सा शायद ब्रेक हो रहा है आवाज। बनाने देगा कि इंडिया में हो? भाई एडमिट आप लोग कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, कोई एडमिट होता तो एडमिट करते जाना। ये देखो, ये जो चल रहा है ना, अभी लाइव में चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे टेक्स्ट के लिए आया है, नया कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं और इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे अब। हरी, आपने कभी ऐसा किया था? नहीं नहीं, अभी तक नहीं, ऑलरेडी किया हुआ है मेरे यहाँ पे। अच्छा, डोमेन नेम अपने को नहीं दे रहा क्या? ems intune@ems intune on microsoft.com। पासवर्ड उसका समझो दे देता हूँ। 65 1 2 3। नहीं, इतना सिंपल नहीं रखेंगे। डोमेन रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डोमेन मतलब एक टेनेंट ना भाई? हाँ हाँ, पूरा टेनेंट। अब ये नहीं ले रहा है तो यहाँ पे 1 डालो। डिफरेंट डोमेन। EMS Intune बैच 1 डालो, BATCH बैच 1। बहुत बड़ा नाम हो जाएगा यार। तो EMS बैच 1 डाल देना, नहीं तो फिर EMS हटा के Intune बैच 1 डाल दो, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे ना यूज हो चुके हैं सब ट्रेनर से। आ गया।
EMS Intune बैच, ठीक है। भाई इधर नोटपैड में लिखा है क्या? हाँ, मैं इधर स्क्रीनशॉट लेते जा रहा हूँ ना, देखो ओके ओके। दिख रहा है ना। हम्म। अभी तो भाई अपन सब लर्निंग मोड पे है, तो वो हम्म इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा सेंटर है वहाँ पे हम्म सब ऑटोमेशन में चलता है, तो अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो दुनिया ही कुछ अलग है भाई, ये सब अपने को डिटेल आया है। भाई कोई सो नहीं रहा है ना? नहीं नहीं, ये 3 महीने के लिए हम लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं और सब लोग इसको यूज करेंगे। इंटर योर टैक्स और पैन रजिस्ट्रेशन नंबर। देखे कितना चीज मांगता हो। और किसी के पास डोमेन परचेज किया हुआ है क्या? नहीं नहीं भाई। है, नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं, अपन परचेज भी नहीं करेंगे, पैसा ज्यादा वहां पे लग रहा है। मैं ट्राई किया था। मैनेज योर सब्सक्रिप्शन, गेट स्टार्टेड। ठीक है, नया नया पेज आप लोग के सामने यहाँ पे आ गया है, दिख रहा है ना एकदम। इसको शो ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सी चीजें अपने को देखो दिख रही हैं, लेकिन कुछ और चीजें जो चाहिए हमें वो नहीं दिख रही यहाँ पे। इसके बाद ये देखना ये शायद कहीं आप लोग को इंक्लूड नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा मिस नहीं करना। बिलिंग में लाइसेंस पे जाता हूँ, कौन से लाइसेंस है मेरे पास। एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी ई5 लाइसेंस है। 250 है ना टोटल? हाँ ठीक है। ईमेल वाला तो अपने पास एंड पॉइंट मैनेजर बस खाली ये है, ईमेल का लाइसेंस है नहीं। अगर अपने को चाहिए ईमेल का लाइसेंस तो इंट्यून का एंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ गया, और ई5 लाइसेंस। एक यहीं पे एक ऑप्शन होता है कुछ, उसको एक इनेबल करना पड़ता है। तो मेल आईडी क्या बना, एक बार देखो राइट कॉर्नर में। वो तो EMS Intune @EMS Intune patch.on microsoft.com। ओके।
ठीक, मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक सेटिंग है वो मैं भूल रहा हूँ अभी। E1, E1, E5 ठीक है। ये वाला तो मैं वो एक सेटिंग जो है ढूंढता हूँ यार, वो दिख नहीं रहा मुझे। तो मेरे पास जो रेडी इन्वायरमेंट है वो उसमें बस खाली टूर कराता हूँ। ठीक है, वो बताऊंगा उसमें क्या है कैसा है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा मुझे आज याद नहीं आ रहा है। ये portal.azure.com है, जो ये मैंने मेरा एक डोमेन बनाया था। और portal.office.com, यहाँ पे एडमिन सेंटर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इतने अलग 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 एडमिन सेंटर्स हैं। यहाँ पे बिलिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइसेंसेस है। लाइसेंस के अंदर मेरे पास 3 लाइसेंस अभी अवेलेबल हैं, 3 या 4 लाइसेंस रहेंगे। एक प्रीमियम P2 है, E3 अपना, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट 365 E3, ऑफिस 365। 2-3 चीजें जो ली हैं कि ये परचेस करूंगा कैसे तो वो बताता हूँ क्या है क्या नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसका एक टूर कर लेते हैं जो अपने पास अभी सेटअप रेडी है। ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है। ये जो अपना portal.office.com एडमिन सेंटर है, जैसे हम लोगों ने ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐप लॉन्चर पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी लाइसेंस इसको तो असाइन है ही, प्लस जो है कि एक एडमिन पोर्टल भी होता है। तो एडमिन पोर्टल पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा पोर्टल ओपन होके आता है। ठीक है, और पोर्टल ओपन होके आएगा तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो हैं, अलग अलग उसके फीचर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मल्टीपल एडमिन सेंटर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी एडमिन सेंटर होता है, कंप्लायंस एडमिन सेंटर है, एंड पॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्यून, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है। फिर इसके बाद एक्सचेंज ऑनलाइन जो हम लोग मैनेज करते हैं एक्सचेंज के लिए, शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर, टीम्स है। और यहाँ पे ऑल एडमिन सेंटर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एडमिन सेंटर्स और भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंट है, टीम्स का है, स्ट्रीम है, स्ट्रीम में जो अपना वीडियो रिकॉर्डेड होता है यहाँ पे जाता है, और कुछ दिन में ये डीकमीशन हो जाएगा और वो शेयर पॉइंट में जाने वाला है। शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर है। तो ये अलग 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 अपने एडमिन सेंटर से आए जहाँ से आप लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप इसको मैनेज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे यूजर्स है। तो यूजर्स के अंदर भी बहुत से यूजर्स हैं। एक्टिव यूजर्स जो एक्चुअल में अभी इन्वायरमेंट में एक्टिव है। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स है। कॉन्टैक्ट हम लोग जो है कि समझो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का है और उसको कुछ भी समझो कि हम लोग को किसी अपना अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी एक्सेस देना है, या फिर अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक बना देते हैं डीएल, जिसे वो बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। ठीक है, और कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि वो बंदे को भी मेल जाना चाहिए, तो हम लोग वो बंदे का एक कांटेक्ट बना के रख लेते हैं अपने पास, और वो जो कि अपने पास पड़ा रहता है, फिर हम लोग उसको मेल भी सेंड करते हैं। और मेल तो वैसे भी सेंड होएगा, लेकिन एक डीएल में उसको ऐड करना, तो डीएल में जब आपको ऐड करना है तो उसको एक अपने पास आइडेंटिटी बना के रखनी पड़ती है।
समझो कि एक बंदा है जो आरबीएल बैंक से नहीं है, या फिर समझो एक्सिस बैंक से नहीं है। एक आरबीएल बैंक पकड़ लो या एक एक्सिस बैंक पकड़ लो, दो के दोनों अलग अलग डोमेन है। लेकिन आरबीएल बैंक को एक्सिस बैंक को मेल सेंड करना है तो डायरेक्टली भी सेंड करेगा, लेकिन डायरेक्टली सेंड करने की जगह पे एक्सिस बैंक बोलता है कि मेरा आप एक आइडेंटिटी आपके डोमेन में बनाओ। जब मैं डोमेन में बनाऊंगा मतलब कॉन्टैक्ट में उसको क्रिएट करूंगा, और वो क्रिएट करने के बाद मैं अपने डीएल में उसको ऐड कर दूंगा, तो मेरा जो डेली रूटीन का काम है वो मैं उसको सेंड कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट और किस लिए बनाते हैं? कॉन्टैक्ट आर द पीपल आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू डिड लाइक एवरीवन टू बी एबल टू फाइंड। ठीक है, कॉन्टैक्ट इसलिए हम लोग बनाते हैं कि कोई भी आरबीएल में बैठ के या फिर अपना किसी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के एक्सिस बैंक का अगर मुझे कांटेक्ट किसी भी पर्सन को देखना है पूरे आरबीएल में, तो आरबीएल वाला जो है कि देख सकता है कि एक्सिस बैंक का एक कांटेक्ट हमारे यहाँ पे क्रिएटेड है XYZ नाम से। तो ये कांटेक्ट हम लोग इसीलिए बनाते हैं यहाँ पे। इसके बाद गेस्ट यूजर। गेस्ट यूजर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग समझो कि आरबीआई के लोग आते हैं, तो वो लोग क्या है कि अपना खुद का आईडी बोलते हैं नहीं, आप लोग गेस्ट यूजर बना के दो जिसकी वजह से हम लोग अपना काम करेंगे। तो इनको लिमिटेड एक्सेस ही रहता है। गेस्ट यूजर करता क्या है इसके ऊपर आप लोग देखना कि वाई गेस्ट यूजर। गेस्ट यूजर कैन अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो गेस्ट यूजर के भी अलग अलग फीचर्स हैं कि गेस्ट यूजर हम लोग बनाते क्या है। लिमिटेड चीजें ही उसको एक्सेस देनी पड़ती है जब अगर गेस्ट यूजर अगर हम लोग को बनाना है तो, क्योंकि उसका हम लोग आइडेंटिटी अपने यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे तो वो अपना खुद में जो है कि लाइसेंस लेगा, और फिर इसके बाद लाइसेंस लेगा और उसके अंदर ये भी है कि उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, उसका नया अकाउंट अपने यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब अलग अलग चीजें आती हैं। लेकिन गेस्ट यूजर जब बना देंगे तो उसमें कुछ उसको एक्सेस दे देंगे और वो चला भी जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, उसको कभी भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो गेस्ट यूजर कॉन्टैक्ट ये बहुत प्रिकॉशंस के साथ बनाया जाता है, विदाउट टिकट विदाउट किसी अप्रूवल ये सब पे बनाते नहीं हैं। अभी समझो कि मेरा जो एक्टिव यूजर है, एक्टिव यूजर में से छोड़ के बंदा गया तो वो डिलीटेड यूजर में जाता है। ठीक है, अभी सब लोग एक्टिव है ना भाई अभी? यस भाई। हाँ, अभी जैसे कि समझो कि मैंने एक यूजर अभी मैं एक बनाता हूँ, उसका तो पार्ट आपको अलग ही आता है, जैसे कैसा है यूजर कैसा क्रिएट करना है, ग्रुप कैसा क्रिएट करना है, वो बताता हूँ क्या है। लेकिन थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। डिवाइसेस है, अभी जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव डिवाइसेस ऑटो पायलट, ये मैंने फीचर अवेलेबल ओपन किया है इसीलिए ऑटो पायलट यहाँ पे दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता वो। एक्टिव डिवाइसेस मेरा जो विंडोज का डिवाइस है या फिर एंड्रॉयड डिवाइस है, जितने भी इनरोल हुए रहेंगे वो डिवाइसेस यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, ये जब आप इंट्यून का पार्ट जब पढ़ोगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून मोबिलिटी वाला, तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है ये चीज। इसके बाद टीम्स एंड ग्रुप्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यहाँ पे एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स, डिलीटेड ग्रुप्स और शेयर्ड मेल बॉक्स। ठीक है, एक मेल बॉक्स होता है और एक शेयर्ड मेल बॉक्स होता है। मेल बॉक्स को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन शेयर्ड मेल बॉक्स को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेल बॉक्स किसी एक पर्टिकुलर यूजर का बनता है, शेयर्ड मेल बॉक्स किसी एक पर्टिकुलर टीम का बनता है। टीम बोलेंगे तो 2 लोग का टीम, 10 लोग का टीम, वो एक ही मेल बॉक्स वो लोग यूज करेंगे। ठीक है, और मेल बॉक्स बोलेंगे तो इंडिविजुअल का मेल बॉक्स, उसको सिर्फ वही बंदा यूज करेगा जिसका वो मेल बॉक्स है, उसके पास उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहेगा। शेयर्ड मेल बॉक्स में ऐसा है कि उसको तो क्रिएट कर दिए लेकिन उसका एक्सेस 10 लोग को देना है पूरे
अरे भाई हाँ, क्या हुआ, आवाज चला गया था आपका। ओके, वो नेटवर्क का कुछ तो इशू आया था। अभी आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। तो अभी शेयर्ड मेल बॉक्स के यहाँ पे था ना मैं? हाँ हाँ। ठीक है। हाँ तो शेयर्ड मेल बॉक्स का कुछ बताया मैंने, जो कि मतलब क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। सिंगल मेल बॉक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। मतलब शेयर्ड मेल बॉक्स एक पूरे टीम का होता है, और जो यूजर मेल बॉक्स होता है वो एक इंडिविजुअल का होता है। शेयर्ड मेल बॉक्स पूरा टीम यूज करता है डेलीगेशन एक्सेस लेके, लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो वो सिर्फ वही बंदा यूज करेगा, उसके अलावा कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है। शेयर्ड मेल बॉक्स को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उसके पास ऑलरेडी 50 GB का स्पेस रहता है। लेकिन अगर आप मेल बॉक्स में जाओगे तो उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर लाइसेंस आपने नहीं दिया तो उसका मेल बॉक्स क्रिएट ही नहीं होएगा। अगर भाई समझो। हाँ। एक, हाँ, ये अपना शार्ड मेल बॉक्स में अर्कावल का पॉलिसी नहीं है ना? आर्काइवल की पॉलिसी है ना, लगती है ना उसको भी। लगती है, अगर इफ इन केस हाँ, शार्ड मेल बॉक्स फुल हो गया तो ऑटोमेटिक लगेगा, हम लोग को लगाना पड़ेगा अपने अपने एक्सचेंज। को लगाना पड़ता है। ओके ओके। हाँ, तो अलग 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 वे में होगा ना? करेक्ट, उसको भी 50 GB रहता है। लेकिन ऐसा कुछ हमने सुना था कि माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड मेल बॉक्स को भी लाइसेंस लागू करने वाला है। हाँ, लागू करेंगे, वो फ्यूचर का उनका प्लान है। माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड मेल बॉक्स को भी लाइसेंस लगाएंगे, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन डीएल को भी लगाते हैं, जिसको डीएल हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, उसको भी लाइसेंस लगाएंगे। क्योंकि क्या है कि अननेसेसरी यूजर जो है कि दो यूजर रहेंगे टीम में तो भी बोलेंगे नहीं मेरा डीएल बना दो, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। ठीक है। आरवीएल। ऐसा जरूरी नहीं, किसी एक ही पर्टिकुलर फर्म वही को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप अलग अलग, जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ वहां पे भी ऐसा है, तो वहां पे भी लोग ऐसे करते हैं। तो क्या है कि अननेसेसरी वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस पे बर्डन बढ़ते जाता है। हम लोग को क्या लगता है कि एक देखो भाई, मेरा सर्विस चालू। सजेशन। हाँ, हाँ कंटिन्यू करो, आप कर लो, कंप्लीट कर लो तो बीच में अच्छी बात है। बोलो 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 ना। हाँ, मतलब आप बोल रहे हो ना कि डीएल को लाइसेंस नहीं होता, हाँ। या शेयर्ड मेल बॉक्स का। तो हाँ। जैसे हम लोगों का एक डीएल है जिसमें 6 लोग हैं, जो हाँ। 6 लोग को ईमेल्स आते हैं, तो उसमें हाँ। कुछ या अटैचमेंट है, उसका साइज है, तो वो हाँ। साइज जो मतलब कुछ तो रहेगा, जैसे 100 GB, मतलब तुम्हारा 100 MB ही आ रहा है पर डे का। तो हाँ। जो 100 MB का स्पेस है, वो किसके अकाउंट में जाता है, डीएल के देखो, या फिर जो इंडिविजुअल को डीएल है वैसा, मतलब। डीएल डीएल अलग होता है, यूजर मेल बॉक्स अलग होता है, और शेयर्ड मेल बॉक्स अलग होता है। ठीक है। डीएल बोलेंगे तो अपने टीम में समझो कि 10 लोग है, 5 लोग है, जो भी है इन लोग का एक डीएल बना दूंगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बना के नाम, मैंने एक नाम दे दिया कि भाई ये अकाउंटिंग की टीम है, इसके अंदर 10 मेंबर हैं, ये लोग एडेड हैं। मुझे एक एक बंदे को मेल करने जगह मैं डायरेक्ट डीएल को मेल मार्क करूंगा, तो उसके अंदर जितने भी बंदे हैं उन लोग को मार्क हो जाएगा मेल। ठीक है। उस समय क्या है कि समझो कि मैं डीएल को जब मार्क कर रहा हूँ और एक 100 MB की फाइल में उसको सेंड कर रहा हूँ, तो जब सेंड करूंगा तो वो यूजर के पर्टिकुलर मेल बॉक्सेस में जा रहा है, तो यूजर का मेल बॉक्स का वो स्पेस लेगा, हाँ, ना कि डीएल का। स्पेस लेगा ना कि डीएल का। हाँ, ठीक है। वही मैं पूछ डीएल रहा के था। पास डीएल के हाँ, पास उसका खुद का कुछ भी स्पेस नहीं है। वही स्टोरेज। हाँ, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी, अगर पेपर और पेन से, अगर हम लोग पेन से अगर पेपर पे भी अपना नाम लिखते हैं तो स्पेस तो लेता है ना, और उतना स्पेस तो खराब करेगा ही ना वो। हाँ, अच्छा, इन द करेक्ट। केस, हाँ, एक ऐसा केस में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक या ऐसा एक कंडीशन है कि जैसे उसमें 4 यूजर है, चारों छोड़ के गए, हम्म। और चारों का वो डिलीट हो चुका है कि हम्म। उसका अकाउंट। तो जो हम्म। डीएल को मेल बॉक्स मेल सकते थे, वो उसके अकाउंट में जाके स्टोर होते थे, करेक्ट। तो जब ये हम्म। चारों के डिलीट हो गए, और हम्म। फिर कुछ दिन बाद कोई यूजर आया, बोला मेरे को डीएल का एक्सेस चाहिए, वो पुरानी मेल बॉक्स का एक्सेस चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है, सीधा सीधा पॉसिबल उसका है। आंसर है पॉसिबल नहीं है। अगर उनको मेल ही अगर ऐसा ही करना ही था तो शेयर्ड मेल बॉक्स बना के ले लो। लाइसेंस। ठीक है। हाँ, शेयर्ड मेल लेकिन बॉक्स आप बना लो तो वो क्या है कि वो एक टीम के लिए शेयर्ड मेल बॉक्स बन जाएगा, जिसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी मेल आएगा तो शेयर्ड मेल बॉक्स में आके ही पड़ा रहेगा, और वो उसको जो भी मेल बॉक्स यूज करेगा, जो एक्सेस करेगा तो वहां से एक्सेस कर सकता है।
लेकिन डीएल के पास ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, अभी मैं समझो कि कोई भी एक ग्रुप यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ग्रुप डिलीट होने के बाद वो डिलीटेड ग्रुप में आ जाता है, और यहाँ पे डिलीटेड में वो 30 डेज के लिए रहेगा, 30 डेज के लिए डिलीटेड ग्रुप में रहेगा। और एक बार समझो 30 डेज क्रॉस हो गया डिलीटेड ग्रुप में से, फिर वो 92 डेज तक सॉफ्ट डिलीटेड में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना डिलीटेड माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप विल बी शोन हेयर फॉर 30 डेज। अगर मैंने जब डिलीट किया तो 30 डेज तक यहाँ पे वो डिलीट जो ग्रुप है यहाँ पे शो करेगा। समझा आपको? फिर यहाँ पे मेल बॉक्स और शेयर्ड मेल बॉक्स आपके बारे में इसके यहाँ पे बताया। देखो, ये शेयर्ड मेल बॉक्स कैन बी यूज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक सपोर्ट टीम रिसीव और सेंड मेल फ्रॉम द सेम ईमेल एड्रेस। ये है, अगर शेयर मेल बॉक्स का कोई आपको इंटरव्यू क्वेश्चन किया तो सीधा ये आपको आंसर करना है, लेमन टर्म। अगर किसी ने आपको एक्टिव यूजर के बारे में पूछा तो यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ नहीं दिया रहेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिकल पे यहाँ पे मिल ही जाता है। लेकिन कॉन्टैक्ट के बारे में पूछा तो देखो कुछ ना कुछ चीजें जो है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दी हैं। फिर ये जो है कि एक्टिव डिवाइसेस में क्या है, फिर इसके बाद आपको एक कंफर्म होगा। अभी यहाँ पे रोल्स है। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और एक रोल असाइनमेंट। रोल असाइनमेंट क्या है कि जैसे मुझे मेल एक्सचेंज एडमिन का एक्सेस, पूरा पोर्टल एक्सेस करना है पूरा। मैं एक्सचेंज एडमिन जब बनूंगा तो मुझे एक रिक्वायर्ड रोल लगेंगे, तो उसके लिए ये यहाँ से हम लोग उसको रोल असाइन करते हैं। ग्लोबल एडमिन क्या होता है कि वो खुद का मालिक है, पूरा टेनेंट का मालिक है। अगर ग्लोबल एडमिन किसी ने एक्सेस दे दिया या फिर किसी ने एक्सेस ले लिया तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर डिलीट भी कर सकता है डोमेन को। तो ग्लोबल एडमिन का एक्सेस किसी को जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, जब नया नया टेनेंट रजिस्टर्ड होता है उसी समय ग्लोबल एडमिन का टेनेंट जो ग्लोबल एडमिन उसको मिलता है। और फिर इसके बाद जो बंदे सपोर्ट में आते हैं उन लोग को कस्टम एडमिन मिलता है। कस्टम एडमिन में उनको अभी कल ही मैंने बताया था 4-5 रोल दे देंगे। जैसे अभी अगर ईमेल का एडमिन का एक्सेस चाहिए तो मैं एक्सचेंज एडमिन का उसको एक्सेस दे दूंगा। ग्लोबल रीडर ऐसा बंदा होता है कि पूरा सिर्फ घूम सकता है वो आपके टेनेंट में, लेकिन कुछ कहीं कहीं ऐसी चीजें रहती हैं जहाँ पे वो अंदर नहीं जा पाता है। ग्लोबल रीडर ऐसा है, सिर्फ उसको पढ़ने का काम है। आप सिर्फ क्लिक करो रीड करो, क्लिक करो रीड करो, आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। रीड ओनली एक्सेस। हाँ, हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेशन में आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन वाला यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब दिया गया है। कुछ आपको नॉन एडमिन वाले रोल जो है कि यहाँ पे असाइन किए रहेंगे। हेल्प डेस्क का मतलब ही क्या होगा, ठीक है, वो खुद में खुद आपको नाम बता रहा है। फिर सर्विस सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट सर्विस रिक्वेस्ट फॉर द एज्योर। अभी समझो कि मुझे केस लॉक करना है। हाँ, मैं जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ था तब इसके बाद मेरे को मेरा सीनियर इंजीनियर ने पूछा था कि ऑफिस 365 आता है, एज्योर आता है क्या। मैं बोला नहीं भाई, फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, न्यू हूँ। बोला कि एक टिकट रेस कर। बोलता कहाँ, मैं पूछा उसको कहाँ से करते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये पोर्टल होता कैसा है और पोर्टल पे देखते क्या है। लेकिन इतना विजुअल दिख रहा था कि हाँ ये सब दिख रहा है, लेकिन टिकट कैसा रेस करते हैं वो सब नहीं पता था। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो टिकट रेज हो जाता है। या फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे आपको एक हाउ कैन आई हेल्प यू, एक टिकट यहाँ पे रेज हो जाता है। अभी समझो कि यहाँ पे आउटलुक इशू लिख देता हूँ। आउटलुक इशू जब ऐसा मैं लिखूंगा और नेक्स्ट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। ये पहला ही क्वेश्चन रहता है। कभी कभी समझो अगर आप फ्रेशर रहोगे तो बोलेंगे कि टिकट आप कैसा रेस करते हो, टिकट कैसा रेस करते हो, तो अपने को ही बताना पड़ता है। फिर इसके बाद समझो कि मैंने आउटलुक, ठीक है, अभी जब LOO के भाई जाग रहे हो ना आप लोग। कॉन्टेक्ट यस। सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका टाइटल देना है कि आपको इशू क्या आ रहा है, डिस्क्राइब करो। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालो, कंट्री कोड सेलेक्ट करो, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालो कि जिसपे वो लोग आपको जो है कि मेल कर सकते हैं। या फिर
जहाँ से आप जो एडमिन से आप लॉगिन करोगे वो एडमिन का यहाँ पे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर दूसरे किसी का डालना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है कि ये नेसेसरी रिजॉल्व या फिर क्या है रिकॉर्ड के लिए उनको रखना है तो यहाँ पे यस करो। यहाँ पे प्रिफर्ड कांटेक्ट मेथड आपको क्या चाहिए, फोन चाहिए, ईमेल चाहिए, जो रखना है आप रख सकते हो, फोन ईमेल। अगर कोई आपके पास एरर स्क्रीनशॉट्स है तो आप यहाँ पे फाइल अटैच कर सकते हो। कुछ रीजनल सेटिंग करनी है आपको, हिंदी तमिल वमिल जो भी है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग हिंदी और हिंदी नहीं इंग्लिश में ही ये लोग करते हैं। और उनका जो टाइमिंग है, आप टाइमिंग आप देख सकते हो, ठीक है, कौन से टाइमिंग में क्या अवेलेबल्स रहते हैं उन लोग। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है तो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो। अगर जैपनीज जैपनीज बोलने आती है, उर्दू बोलने आता है तो ये सब सेलेक्ट करके आप बात किया करो उनसे, ठीक है। और कॉन्टैक्ट मी पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक उनके पास से टिकट रेस होके आपके पास आ जाएगा। फिर इसके बाद उनका कॉल जो भी है 30 मिनट्स 1 आवर जब भी कॉल है आप कॉल पे अटेंड करो। शेयर पॉइंट एडमिन, सर्विस सपोर्ट एडमिन, टीम्स एडमिन और यूजर एडमिन, ये लोग अलग अलग, अब सबके अलग अलग फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे शो ऑल रोल्स, और भी बहुत से रोल्स हैं, अलग अलग रोल है, हर एक चीज का अलग अलग रोल है। अभी यहाँ पे लाइसेंस अगर आपको असाइन करना है, लाइसेंस मैनेज करना है तो आपको लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन बनना पड़ेगा। असाइन एंड रिमूव लाइसेंस फ्रॉम द यूजर एंड एडिट देयर यूजर लोकेशन जो भी है। नेटवर्क एडमिन बन सकते हो, ऑफिस ऐप एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हो, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हो, जहाँ पे आप पासवर्ड रिसेट ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग रोल्स हैं इनके। तो आप अगर ऐसा देखोगे एक एक पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे मिलेंगे। और क्या मालूम है कितने, 25 के तो आसपास में रोल रहेंगे ही। ये आपको जो है देखिए एजोर एडी के रोल यहाँ पे दिखे। इसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज एडमिन के देखो क्या क्या रोल्स हैं। ये इतने सब एक्सचेंज एडमिन के रोल है। अगर आपने एक्सचेंज का लाइसेंस लेके रखा है तो यहाँ पे आपको कंप्लायंस मैनेजमेंट है, डिस्कवरी मैनेजमेंट है, हेल्प डेस्क एडमिन है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, ये सब अलग अलग आपको, सिक्योरिटी ऑपरेटर, सिक्योरिटी रीडर, ये सब आपको रहेंगे। अगर आप इंट्यून का लाइसेंस लेके रखे हो तो उसके भी अलग अलग एडमिन्स रोल्स हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर है, जहाँ के आप एप्लीकेशन मैनेज कर सकते हो, हेल्प डेस्क ऑपरेटर है, इंट्यून रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, और फिर इसके बाद पॉलिसी एंड प्रोफाइल मैनेजर है, रीड ओनली ऑपरेटर, स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अलग अलग सबके अलग अलग यहाँ पे हैं। अगर आप ग्लोबल एडमिन हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद में एक बंदा ऐसा है कि पूरे टेनेंट को हिला के रखेगा, पूरे टेनेंट को मैनेज करता है, ठीक है। अभी रोल के बारे में मालूम पड़ा, और रोल कैसा असाइन करते हैं वो बाद में बताता हूँ, जब हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे, जब यूजर का देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि क्या है। और सब डिवाइडेड, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इसका कुछ यूज करते नहीं, और अभी तक मैंने भी कभी यूज इसको नहीं किया है। क्या है एक्चुअली ये, administrative subdivide your organization into an unit that you want and then assign specific, okay, मतलब हर एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टीम बनती है, एक नेटवर्क टीम होती है, एक सर्वर टीम होती है, एक एक्सचेंज की टीम होती है। अगर समझो कि क्लाउड बेस अगर मेरा इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे मैं एक अलग अलग टीम बना दूंगा, हेल्प डेस्क एडमिन होती है, तो वो टीम को ही सीधा मैंने ग्रुप असाइन कर दूंगा और वो टीम के अंदर बंदे सब ऐड हो जाएंगे। समझो कि हेल्प डेस्क एडमिन है, उसके 10 बंदे हैं, तो हेल्प डेस्क एडमिन मैं यूनिट ग्रुप बना दूंगा और उसके अंदर 10 बंदे लोग को ऐड कर दूंगा। एक्सचेंज एडमिन बना दूंगा, उसके अंदर बंदे लोग को ऐड कर दूंगा, उसको रोल भी यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो मुझे एक एक रोल इंडिविजुअल करके देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऐसा है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, सिंगल सिंगल रोल किसी को ऐसा असाइन नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिसोर्स है, रिसोर्स में रूम एंड इक्विपमेंट है, मतलब जो आपका कॉन्फ्रेंस रूम हो गया जहाँ पे वीसी चलती है, आपको मीटिंग रूम हो गया, वो सब उसका जो है कि यहाँ पे आप बना सकते हो। वहाँ पे आप मीटिंग रूम बना सकते हो, अगर किसी को मीटिंग बुक विक करना है तो वहाँ से वो बंदा आराम से इजीली से वो कर सकता है। इसके बाद साइट, ओके, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट जो है कि शेयर पॉइंट साइट आपका बना सकते हो, कि अगर आपको कोई भी पेज ओपन होना चाहिए, अगर शेयर पॉइंट का कोई भी पेज ओपन होना चाहिए तो आपका ये बाय डिफॉल्ट, मतलब ये एडमिन साइट आपका ये है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इससे कुछ भी पब्लिश कर सकते हो अपने कंपनी के बारे में, वहाँ पे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो,
और कुछ अलग अलग आपका वेबसाइट का, समझो कि आपके कंपनी के बारे में पूरा पॉलिसी बता सकते हो। तो कोई भी इजीली ये क्लिक करेगा ये लिंक पे और ऑटोमेटिक वो प्रोफाइल पे या फिर वो लिंक पे चला जाएगा। जैसे वन टाइप ऑफ वेबसाइट ही बोल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीजें सब रखी रहती हैं, इसको एक्सेस साइट, एक्सेस यूआरएल अलग अलग रहती है। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा नहीं, कम्युनिकेशन साइट होती है, एक टीम साइट होती है, एक कम्युनिकेशन साइट होती है। टीम साइट जो है कि इंडिविजुअली हम लोग अपने एक टीम के लिए करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन साइट ऐसा होता है कि आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो अपने कुछ चीज़ें जो है बनाई हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपके कंपनी के बारे में, या फिर कुछ आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है तो आपने ऐसा कुछ बनाया यहाँ पे, होम पेज पे ऐसा कुछ यहाँ पे डिज़ाइन किया कि जो आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो आप, ऐसा है। तो ये आपके खुद इंटरनल जो भी चीजें हैं इसके लिए। एक्सटर्नली भी आप इसको एक्सपोज कर सकते हो, दीपक भाई, लेकिन परमिशन लगेगा। बोलो। बट दीपक भाई ये वही पर्सन यूज कर सकते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, है ना, हाँ, ये आप उन्हीं के लिए करो। जो अगर प्रोफाइल में आपको होंगे। बाहर, अगर हाँ, बाहर आपको करना है तो आपको अलग से सिक्योरिटी डोमेन। ओपन करनी पड़ेगी फिर। हम्म, करेक्ट, यहाँ पे लिखा है ना एक्सटर्नल यूजर। अभी एक्सटर्नल हम्म, यूजर में अभी समझो कि यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस डालता हूँ, नो रिजल्ट फाउंड, हम्म, नो रिजल्ट फाउंड। एक्सटर्नल हम्म, यूजर को हम लोगों ने एक्सेस नहीं दिया है, इंटरनली अपना जो भी है सब काम कर रहे हैं। फिर बिलिंग में आपको देखो परचेज सर्विस है, योर आपका प्रोडक्ट आपने क्या क्या लिया है, लाइसेंसेस क्या है, बिल का पेमेंट आपने किया है कि नहीं किया है, बिलिंग अकाउंट कौन सा आप यूज कर रहे हो। अभी यहाँ पे मैं लाइसेंस का देख रहा हूँ तो मैंने लाइसेंस, इतने लाइसेंस सब ले लिए हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 का लाइसेंस लिया है मैंने, E5 के साथ जो है कि इंटरप्राइज मोबिलिटी लिया है, एजर एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम P2 का लाइसेंस मैंने लिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें मैंने यहाँ पे लेके रख ली हैं, मतलब पता नहीं था मुझे लेकिन उस समय ले ली थी, लेकिन किसका क्या यूज है। अभी इंट्यून सिक्योरिटी वाला है तो ये आपका मोबाइल के लिए यूज होएगा। प्रीमियम P2 एडवांस फीचर वाला जो है एजर एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर है। E3 आपका जो है कि ये जो मेल बॉक्स अपना आउटलुक एप्लीकेशन, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये सब अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं इसकी। माइक्रोसॉफ्ट 365 अलग होता है और ऑफिस 365 अलग होता है। ये आप लोग थोड़ा सा सर्च करना कि माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या होता है, ऑफिस 365 क्या होता है। ठीक है, हम्म, ये ये थोड़ा सा मुझे आप लोग कल बताना कि M365 क्या बोलते हैं और O365 क्या बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में एक क्वेश्चन करते हैं और इंटरव्यू में मुझे एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन M365 एंड O365। M365 बोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट 365 और O365 बोलेंगे तो ऑफिस 365। ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं बस, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो पढ़ना और बताना मुझे कल। बिलिंग और पेमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपने आपका इनवॉइस दिखेगा, पेमेंट मेथड आपने क्या किया है, बिलिंग प्रोफाइल किसका यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, बिलिंग अकाउंट किस पे आता है, मतलब समझो कि आपका प्लान रिन्यू करना है या फिर कुछ भी तो आपको पहले ही आ जाता है मेल। देखो बिलिंग अकाउंट, आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो भी है सब यहाँ पे सब एडेड रहता है। बिलिंग का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ आपको इनवॉइस आ जाएगी कि आपका इतना इतना हुआ है। अगर आपको टिकट रेस करना है तो यहाँ पे भी आप सपोर्ट पे आके क्लिक करके न्यू टिकट रेस कर सकते हो। व्यू सर्विस रिक्वेस्ट, आपने जो टिकट रेस किया है तो वहाँ से आप देख सकते हो स्टेटस की क्या है उसका। माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर सपोर्ट इसका तो पता नहीं, हार्डवेयर तो परचेस नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे जो सेटिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल की सेटिंग दिखती है। डोमेन, आज तो बहुत टाइम जिससे ऐसा लग रहा है कि हो गया, ये इसका मैं करने वाला था कि डोमेन कैसा हम लोग रजिस्टर करते हैं। इसके बाद डायरेक्टरी में कोई सिंक का एरर आया है, मतलब डायरेक्टरी, अभी ये जो डायरेक्टरी सिंक एरर ऐसा है जहाँ पे ऑन प्रीमाइसेस और क्लाउड, ये दो प्लेटफॉर्म है। ऑन प्रीमाइसेस मतलब मेरा जो लोकल डेटा सेंटर है, और क्लाउड मतलब जो मेरा एजर के पास है, अमेजन के पास है, ये दो चीजें हैं। तो डायरेक्टरी सिंक एरर मतलब जो मैंने नीचे यूजर बनाए हैं वो
सिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ पे अपने को एरर बताता है। इंटीग्रेटेड एप्स, आपने कितने एप्लीकेशन जो है कि इंटीग्रेट करके रखे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताएगा। आपने कितने एप्लीकेशन डिप्लॉय किए हैं वो सब चीजें बताएगी। यहाँ पे आप क्या क्या और कर सकते हो इसके अंदर, वो भी चीजें यहाँ पे दिखाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक डोमेन का तो बताना था, जो मैं बस खाली काम करता हूँ ये डोमेन वाले भी करता हूँ काम, मतलब ये वन टाइम एक्टिविटी है, वो बस खाली आप लोग को देखना है। और सेटअप ये सब शायद यूज में नहीं होएगा। ये जो माइग्रेशन वाला चीज है इसके लिए है, कभी मैंने ये भी नहीं किया है इसलिए इसके ऊपर उतना कुछ आइडिया नहीं मुझे। और रिपोर्ट्स में जो है कि आपको आपके आपने कितना माइक्रोसॉफ्ट 365 अडॉप्ट किया है, आपका सिक्योर क्या है, आपने क्या क्या यूजेस किया है, मतलब अलग अलग जो अपने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, आप एक्सचेंज कितना यूज कर रहे हो, फॉर्म्स कितना यूज कर रहे हो, आउटलुक ब्राउजर कितना यूज कर रहे हो, आउटलुक कितना यूज कर रहे हो। तो ये सब के बारे में आपको बताएगा कि आपने इतना प्रोडक्ट आपके पास और आप कितने लोग यूज कर रहे हो, कितना टाइम यूज कर रहे हो, कितने दिन से यूज कर रहे हो, वो पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे देता है। हेलो। यस भाई। ठीक है, सब लोग लगता है सो तो नहीं गए ना? कोई नहीं सोएगा अभी, हाँ। कोई नहीं सोएगा अभी, अभी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर यहाँ पे जो है कि ये हेल्थ है, रिपोर्ट में तो आपको मालूम पड़ा कि क्या क्या रिपोर्ट्स है, ज्यादातर यूजर्स रिपोर्ट ही बस खाली मांगते हैं सब लोग। और वो भी जब आप थोड़ा सा बोलते हैं ना यूज टू हो जाओगे आप कंपनी में, तब आपको जो है कि ये सब यूजर्स रिपोर्ट मांगना चालू करते हैं। और जिस दिन आप फील्ड में आ गए तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ यार सीख ही जाओगे, ऐसा वो नहीं है कि हर लोग सीख के ही आते हैं। कुछ मुझे भी नहीं पता, अभी देखो आज फर्स्ट टाइम मैं जब डोमेन को क्रिएट करते जा रहा था, मैं ये वाला करके भी रखा हूँ लेकिन तभी भी भूल गया हूँ क्योंकि यूज टू नहीं है। वो कुछ चीजें अलग अलग करके लाया था मैं, वो देखता हूँ एक बार फिर से बैठूंगा मैं। यहाँ पे हेल्थ डैशबोर्ड है कि आपका जो है कि इन्वायरमेंट कितना सर्विस हेल्थ डिग्रेशन है कि नहीं है। देखो यहाँ पे आपको पता चलता है शेयर पॉइंट का हेल्थ क्या है। माइक्रोसॉफ्ट जो है कि एडवाइजरी देता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम में 2 एडवाइजरी चल रही है अभी, उनके 2 एक्टिव कुछ केसेस चल रहे हैं कि मुझे ये अपग्रेड करना है, मुझे ये चेंजेस करने हैं। एक्सचेंज ऑनलाइन में 3 एडवाइजरीज हैं। वन ड्राइव आपका देखो हेल्दी है, मतलब इनका जो ये सर्वर का सब डिटेल बता रहा है कि उनका सर्वर का डिटेल है, वहाँ पे कुछ ऐसा चेंजेस वो लोग नहीं कर रहे हैं। अगर जहाँ पे ग्रीन टिक हेल्दी है तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और ये अपना फिट एंड फाइन चल रहा है। लेकिन जहाँ पे एडवाइजरी वो लोगों ने दिया है कि आपको ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, कहीं ऐसा होता है कि सर्विस डिग्रेडेशन होती है। बीच में ऐसा हो गया था कि आउटलुक किसी का नहीं चल रहा था, तो वो जो प्रॉब्लम था वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से था, उसने पहले ही अपना पोर्टल पे डाल दिया था सबको कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। वो कब रिजॉल्व होएगा क्या होएगा उसका वो लोग अपडेट हमेशा देते हैं, P1 टिकट बना देते हैं, मतलब जो है कि उसको प्रायोरिटी वो लोग दिए रहते हैं। यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट सर्विस हेल्थ 7 जो माइक्रोसॉफ्ट टीम की एडवाइजरीज चल रही हैं, सर्विस डिग्रेडेशन चल रही है, इनके एक्सटेंडेड रिकवरी क्या है, सर्विस डिग्रेडेशन क्या है, इस जो सब चीजें चल रही हैं माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे, आप वो चीजें नहीं कर पाओगे जो सर्विस डिग्रेडेशन में रहेंगी। तो कुछ ही चीजें हैं, मतलब पूरा पूरा टीम्स बंद करके नहीं रखा है लोगों ने। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में 10 सर्विस है, 10 में से एक बंद कर देंगे और 9 चालू रहेंगी। ठीक है, कौन है भाई अभी? अरे खराब नहीं खराब आंख ना। आशीष, है आप ही, आप तो नहीं बोल रहे थे ना कि कोई और बोल रहा था? ठीक है। डायरेक्टरी सिंक स्टेटस मेरा ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड में जो है सिंक हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, लास्ट डायरेक्टरी सिंक 7 days अगो
क्यों सिंक नहीं हुआ है। इसके बाद पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन मैंने ऑन रखा है, लास्ट पासवर्ड सिंक 7 दिन पहले हुआ है। डायरेक्टरी सिंक क्लाइंट वर्जन क्या है, डायरेक्टरी सिंक सर्विस अकाउंट मैंने कौन सा यूज किया है। तो ये कुछ एडमिन लेवल की चीजें हैं जो कि थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टफ होएगा, लेकिन यूज टू हो जाएगा जब सर्वर अपन लोग इंस्टॉल करेंगे और उसको सिंक करेंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने एक यूजर बनाया है ऑन प्रीमाइसेस, मतलब मेरे लोकल डेटा सेंटर में मैंने बनाया और वो क्लाउड पे कैसे चला गया, तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि क्या किया उसने। तो ये डायरेक्टरी सिंक ही देखते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद ये अपना सब एडमिन पैनल है।